श्री झारखंड नॉर्थ प्लस 2 स्कूल के बच्चे औद्योगिक भ्रमण के लिए सुभाष पॉलिटेक्निक कॉलेज जा रहे हैं। तो आज हम सभी 100 बच्चे लगभग 2 बसों में सवार होकर के जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों को देख सकते हैं, बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हैं शमशाद सर और विक्रम सर भी हमारे साथ मौजूद है, जो बस में हम लोगों को मदद कर रहे हैं। और साथ में बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। बच्चे काफ़ी उत्साहित, सभी बच्चे तो देखिए रूबरू हुई है। और हमारे साथ रानी भी बैठी हुई है, में मजा ले रही है ना। तो सबसे पहले बताइए शमशाद सर कि इंडस्ट्रियल टूर जो करवाया जा रहा है बच्चों को, इससे क्या फायदा होगा और किस प्रकार से हम लोग आनंद लेने वाले हैं आज के। बच्चों को इंडस्ट्रियल टूर से बहुत सारी फायदा होती है, क्योंकि देखिए एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो पढ़ाने की और प्रैक्टिकल करने की, डिसिप्लिन के बारे में भी उसको बहुत सीखने को मिलता है। क्योंकि अब जैसे जाएंगे हम एक टेक्निकल कॉलेज, तो वहाँ के बच्चों को देखेंगे कि वो अपना कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखे हैं। तो उसी तरह हमारे स्कूल के भी बच्चों डिसिप्लिन में रहेंगे, तो उसको देखने से ज़्यादा उत्साह रहते हैं कि देख के जो बच्चा सीखते हैं तो वो ज़्यादा वो कर सकते हैं। और जो बच्चे को नहीं दिखाया जाता है तो वो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग औद्योगिक भ्रमण के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जो भी चीज़ वहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों जा रहे हैं, वहाँ पे जैसे कि माइनिंग का लैब है। लैब में जो जमीन के अंदर में जो भी चीज़ है वो दिखाया जाता है एक लैब के थ्रू कि अब कोई बच्चे क्लास 10 के हैं, 12 के हैं, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या कुछ भी जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है उसको एक पहले से गाइडलाइन मिला हुआ रहता है, तो रास्ता क्लियर आता है बच्चों को जाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और ये व्यावसायिक शिक्षण जो है ये एक टेक्निकल एक कोर्स चल रहा है पूरे झारखंड में। इससे क्या हो रहा है कि बच्चों को अपने अंदर बहुत सारी चीज हुनर जिसको कहते हैं कि हुनर सीखने को मौका मिला हुआ है। तो वो अपने टैलेंट को अपने साथ दिखाते हैं बच्चे अपने क्लास में, अपने प्रैक्टिकल के फील्ड में, अपने औद्योगिक भ्रमण में जैसे देखेंगे तो उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। बस हम और इसके जाने के लिए बच्चे जो है बहुत सारे उत्साह में बहुत सारा उमंग रहते हैं बच्चों को कि औद्योगिक भ्रमण कब ले जाइएगा सर, कब ले जाइएगा। तो इसलिए हम लोग ने एक प्लान बनाते हैं और साल में ले जाते हैं एक दफा हर क्लास को, प्रत्येक क्लास हम लोग ले जाते हैं बच्चों को, बॉयज गर्ल्स दोनों को। यानी कहा जाए एक तरह से कुल मिलाकर क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसके माध्यम से बच्चों को औद्योगिक भ्रमण के लिए ले जाया जाता है ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान, व्यावसायिक भ्रमण के दौरान इन सब बातों को सीख सके और बच्चे काफ़ी शिक्षा के साथ साथ तकनीकी विषयों पहलुओं को भी जान सके, ताकि ये बच्चे आगे जाकर के जब भविष्य ये निर्माता है, देश के भविष्य निर्माता है, इन सभी को ये सारी चीज़ें जाननी आवश्यक है। और इन खेल के साथ में ये पढ़ाई भी बहुत ही आवश्यक है। और ये सारी व्यावसायिक चीज़ों को जानने के बाद, तकनीकी पहलुओं को जानने के बाद ये व्यावसायिक शिक्षा में बेहतर कर सकते हैं और अपना बेहतर भविष्य निर्माण कर सकते हैं। अब हमें ये बताइए कि इस शिक्षण भ्रमण में कितने बच्चे जा रहे हैं इस पूरे भ्रमण के? ये अभी तो हमारे पूरे 100 बच्चे जा रहे हैं, 103 या 105 के बच्चे हमारे यहाँ हैं अभी जा रहे हैं औद्योगिक भ्रमण के लिए। और क्योंकि इतना ही हम आगे से जहाँ से हमने बात किया था, क्योंकि बच्चे को बताना भी रहता है, जैसे कि बहुत सारे चीज़ें लैब है, तो लैब के बारे में वो बताएंगे एक एक करके बच्चों को। वहाँ पे गाइडलाइन रहेंगे, जितने भी फैकल्टीज वगैरह, सर वगैरह, वो सब अपने गाइडलाइन में बच्चों को सिखाते भी है क्या इसका क्या यूज है, इसका क्या फायदा है। तो ये सब चीज़ वहाँ पे बताया जाता है। इसलिए हम लोग जितना उतना ही बच्चे ले जाते हैं जो कि सारा बच्चे को अपना सीख सके, उसके बारे में जान सके अच्छे से। और क्लासरूम नॉलेज तो स्कूल में दिया ही जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में ले जाकर के वहाँ पे लैब का भ्रमण करवाया जाएगा। अब बच्चे सभी तकनीकी पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकल रूप से अनुभव करेंगे कि आखिर ये होता क्या है और किस रूप से हम उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और बेहतर हम अपने कैरियर को संवार सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी शमशाद सर ने हम सब के बीच में रखा है और बच्चों काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। तो एक एक करके हम बच्चों के बीच में जानकारी हासिल करते हैं कि क्या बच्चे किस रूप से ये इसके लिए तैयार हैं और क्या सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे 11वीं की छात्रा
निशु कुमारी से। बताइए कि आप इस भ्रमण में क्या सीखने वाले हैं और क्यों जाने के उत्साहित हैं? हम लोग औद्योगिक भ्रमण के लिए सुभाष पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हम लोग वहाँ पे लैब जा रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल सीखेंगे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा डिग्री के बारे में जानेंगे, टेक्नोलॉजी तकनीकी सारे माध्यम के बारे में जानेंगे। हम लोग बच्चे बहुत उत्साहित, हम लोग के साथ हमारे टीचर भी जा रहे हैं। डिप्लोमा डिग्री, टेक्नोलॉजी, लैब, बहुत सारे बारे में जानेंगे। अब नेक्स्ट कौन बच्चे बोलना चाहेंगे इस भ्रमण के दौरान? आप बताना चाहेंगे? बताइए, अपने अनुभव को शेयर करिए, साझा करिए कि बाकी सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं इस भ्रमण के दौरान और बहुत सारे बच्चे के साथ आप जा भी रहे हैं, यहाँ सारे बस में बैठे हैं। क्या अनुभव है, क्या कुछ सीखने को लेकर के जा रहे हैं आप? सर, हम लोग अभी आज सुभाष इंस्टीट्यूट जा रहे हैं गिरिडीह में, और ये हमारा दूसरा बार है। और पहले बार में भी हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, और इससे लोगों को अगर गवर्नमेंट में अगर जॉब नहीं मिलता है तो अगर इस चीज़ को सीखेंगे तो उन्हें अपनी मतलब व्यवसाय करने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। और इन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, और इसके लिए हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। बिल्कुल, बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और कुछ और बच्चों से हम बातचीत करते हैं। कौन बोलना चाहेंगे? हाथ उठाइए, कौन बोलना चाहेंगे? चलिए कुछ अन्य बच्चों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले बताएं कौन क्लास में आप? सबसे पहले मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार दास, श्री झारखंड प्लस 2 विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं अभी आज जा रहे हैं सुभाष इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कॉलेज। वहाँ पे लैब में दिखाया जाएगा कि खनिज वगैरह के बारे में कैसे होता है, सो इसलिए हम लोग क्या उत्साह है मन में कि क्यों जा रहे हैं? क्या मन में चल रहा है कि वहाँ क्या सिखाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा? वहाँ पे दिखाया जाएगा कि खनिज वगैरह के बारे में कैसे निकाला जाता है, वहाँ बनाया जाता है, इस सब चीज़ों से वही हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। लैब में वहाँ दिखाया जाएगा, इसीलिए हम लोग सभी बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे। धन्यवाद। चलिए, बाकी सारे बच्चे जा रहे हैं। और कौन बोलना चाहेंगे? आज क्यों जाना चाह रहे हैं आप? बताएं, अपना नाम बताएं सबसे पहले। नाम सुजल कुमार मंडल, घर गादी। हम लोग हाई स्कूल तारा से क्लास 9 के विद्यार्थी हैं। हम लोग औद्योगिक भ्रमण में जा रहे हैं गिरिडीह कॉलेज। वहाँ पे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इंजन बनाया जाता है, और सभी प्रकार के इंजन को दिखाया जाएगा वहाँ पे। धन्यवाद। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बताया जाता है ताकि अगर ये लोग बच्चे पढ़ लिख कर निकले तो निश्चित रूप से वो अपना स्वरोजगार कर सके और अपने भविष्य का एक बेहतर मोड़ दे सके। इस उद्देश्य के साथ सारे बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अन्य शिक्षक भी हैं। हमारे साथ विक्रम कुमार जी हैं जो बताएंगे कि ये बच्चे को क्या भविष्य में फायदा होने वाला है, तो इस सब संदर्भ बनाएंगे। बताएं विक्रम जी कि ये बच्चे जो जा रहे हैं किस प्रकार से ये लाभान्वित होने वाले हैं? सर, जैसे कि ये आईटी के बच्चे हैं तो आईटी से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर का है सर, कंप्यूटर का अपना कोई शॉप अगर खोलना चाहते हैं बच्चे लोग तो उससे शॉप के बारे में जानने को मिलता है सर। अगर कुछ बच्चे कंपनी में जाना चाहते हैं तो कंपनी में कैसे वर्क होता है सर, कंप्यूटर में क्या वर्क होता है, कैसे जो 9-10 के बच्चे हैं सर वो सीखते हैं कि किस तरह से डेटा एंट्री होता है सर, वो सीखते हैं। और 11-12 के बच्चे हैं सर वो HTML में कोडिंग सीखते हैं, किस तरह से वेबसाइट बनाया जाता है सर। तो बच्चों को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है सर, और किस प्रकार से कंपनी में वर्क करना है, अगर अपना शॉप खोलना है तो शॉप में किस प्रकार से क्या प्रॉब्लम हम लोग को आता है, ये बच्चों को सीखने को मिलता है सर। यानी भविष्य में बच्चों को व्यावसायिक कोर्सों के लिए या हो गया अपना बिजनेस के लिए सब सिखाया जाता है, उनको तैयार अभी से किया जाता है ताकि ये बच्चे जब स्कूल से निकले तो अपने आप को बेरोजगार हो सके और अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ सके, ताकि उन्हें इस प्रकार से आत्मनिर्भर होकर के आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार का भ्रमण कराया जाता है ताकि ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने भविष्य को बेहतर आयाम दे सके। तो ये थे विक्रम जी जो बता रहे थे कि बच्चों को किस प्रकार से ये लाभ पहुँचने वाला है। हमारे साथ ये सारे बच्चे जा रहे हैं और भविष्य में निश्चित रूप से ये उम्मीद करेंगे कि जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल में भ्रमण करने के लिए, शिक्षण लेने के लिए जा रहे हैं, भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी बने रहेंगे इस वीडियो
कंप्यूटर है, उसके लिए जब आप यहाँ एडमिशन लेंगे जी ठीक है। बात समझ में आई? तो देखिए हमारा सबसे पहला जो आपको बता रहे हैं संक्षेप में, सबसे पहला जो पॉलिटेक्निक में ट्रेड है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड क्या हो सकता है, जितने चीज़ सोच सकते हैं वो हो सकता है। अब जैसे इस रूम में है, इस रूम में क्या है, देखिए जितना वायरिंग है, फैन है, लाइट है, घर में जाएंगे मोटर्स है कि नहीं? या इसमें पावर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, हेवी मशीनरीज हो गया, जितने तरह का इसमें आप इक्विपमेंट देखते हैं आप उसको उस चीज़ की हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं। दूसरी चीज़ आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? मैकेनिकल जितने तरह का मशीनरी प्रोडक्ट है वो सारे मैकेनिकल में, चाहे इंजन्स हो, ऑटोमोबाइल, जिसके बारे में हमको ये पता चला कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ बेसिकली ऑटोमोबाइल ट्रेड के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ना, तो ऑटोमोबाइल के बारे में जितना जानना है, आईसी इंजन के बारे में जितना जानना है, हेवी मशीनरी जितना जानना है, सब मैकेनिकल में जानते हैं हम लोग। फिर आता है सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना काम, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग हो रहा है, डैम्स हो रहा है, ब्रिज है कि नहीं, कुछ भी काम हो रहा है, ये काम चाहे ये सब आते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, है कि नहीं? फिर आता है आपका माइनिंग। माइनिंग मतलब क्या होता है? जिसको बोलते हैं हम लोग खनन, है ना? अब चाहे वो कोयला का खनन हो रहा है, पेट्रोलियम का हो रहा है, कोई और मेटल का हो रहा है, ज़मीन से निकलने वाले जितने भी तरह के पदार्थ हैं सारे के बारे में जानने के लिए उसको माइनिंग इंजीनियरिंग आपको करना पड़ेगा। ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा खतरा वाला भी बोलते हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए होता है माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए। बात समझेंगे नहीं? अगर आपको कोई अचानक से भी बोलते हैं, जैसे कोयला का खदान कैसा होता है, 100 फीट नीचे जाता है, 200-300 फीट नीचे जाता है आदमी, है कि नहीं? तो बहुत सारा चीज़ है इसमें, थोड़ा शरीर भी चाहिए मजबूत और दिमाग भी मजबूत चाहिए। चौथा सबसे लास्ट हमारे पास है पांचवा, कंप्यूटर साइंस। नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है? कंप्यूटर के बारे में सब कुछ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, उसका सारा चीज़ आप उसके इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई सब जगह होती है कि नहीं? लेकिन ये कॉलेज क्यों फेमस है, क्यों इस कॉलेज को अच्छा माना जाता है? इस कॉलेज को अच्छा बनाने का सिर्फ 2 ही रीज़न है। एक, हमारे यहाँ पढ़ाई, दूसरा पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? जॉब, नौकरी। 3 साल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद 3 साल के पढ़ाई करने के बाद क्या, सिर्फ डिग्री लेने से कुछ फ़ायदा है क्या? तो देखिए अभी क्या है ना कि देखिए मान लीजिए आप मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 10वां पास पढ़े, 10वां पास कर गए, 2 साल इंटर किए, उसके बाद ग्रेजुएशन करते थे। अब ग्रेजुएशन करना भी आसान नहीं है, आपको यूसेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, काउंसलिंग होगा, तब आपको चॉइस का सीट मिलेगा आपको, है कि नहीं? तो लेकिन अभी क्या है कि इसमें क्या 2 साल पढ़ लिए इंटर, 4 साल ग्रेजुएशन पढ़ लिए, 6 साल के बाद कोई जॉब हो सकता है? हो सकता है। अगर आप कंपटीशन तैयारी करते हैं, खुद से अगर आप जॉब पर ढूंढते हैं तो ही जॉब मिलेगा, लेकिन बिना स्किल का आज के टाइम में कोई जॉब नहीं मिलता। आपके अंदर जब तक कोई टैलेंट या स्किल नहीं है और आपको जॉब नहीं हो सकता। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत टफ है। तो इस कंपटीशन में बने रहने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहला काम है हमको कि आपको अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करना है, किसी भी चीज़ का। एक क्षेत्र में आपको एक्सपर्ट बनना है। तो क्या चीज़ कर सकते हैं सर?
तो उसके लिए इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अभी आपको पता है इंजीनियरिंग का हमारे पास 5 ट्रेड है, 5 में किसी को भी चूज कर लीजिए, आप किसी भी चूज करेंगे और हमारे कॉलेज से अगर पढ़ते हैं आप, तो फाइनली आपको एक यहाँ पर वेल रेपुटेटेड जॉब ये आपको मिलेगी। इसकी 200% गारंटी है, 100% हमारी तरफ से, 100% आपकी तरफ से। आपको इसमें मेहनत खाली ये करना है कि हमको सिर्फ पास होना है। अगर हम सब्जेक्टली पास होते चले जाते हैं, कहीं बैक नहीं लगाते हैं, तो अगर फाइनल ईयर तक पहुंच जाते हैं, तो आपकी प्लेसमेंट की गारंटी हमारी। कंपनी यहीं पर आती है, कॉलेज में आती है, अलग अलग कंपनी कैंपस प्लेसमेंट होता है। आपको सिर्फ इंटरव्यू में बैठना रहता है, इंटरव्यू में जो सवाल पूछेंगे आपको उनका जवाब देंगे, आपको नौकरी लगेगी। मिनिमम 20-25,000 पर मंथ पे सैलरी स्टार्टिंग में भी लगता है कि नहीं। एक 10वां पास किया हुआ बच्चा जो 3 साल का इंजीनियरिंग किया और उसके बाद उसको जॉब लगा और अपना घर के लिए वो हमारा अपने माँ पिताजी के लिए, है कि नहीं, तो ये अच्छी बात है, गर्व की बात होती है। इसके बाद देखो जो ट्रेड बताए थे वो है BBA और BCA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। ये देखिए 12th के बाद का कोर्स है, ये ग्रेजुएशन का कोर्स है। BCA भी जस्ट लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इसमें आप कंप्यूटर के सेक्टर में जितना एक्सपर्ट बनेंगे आपका उतना जल्दी अच्छा जॉब लगेगा, है कि नहीं। BBA मतलब मैनेजमेंट का कोर्स, ठीक है। अभी देखिए कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई होटल हो गया, कोई भी किसी तरह की कंपनी हो गई जहाँ पर किसी भी तरह रिसेप्शनिस्ट का जॉब है, HR का जॉब है, मैनेजर का जॉब है, जहाँ भी मैनेजर वर्ड आ रहा है समझिए वो तो MBA किया हुआ या BBA किया हुआ आदमी है वो, है कि नहीं। जिसमें अच्छे खासे पैसे मिनिमम 30, 35, 50,000 तक भी सैलरी जाती है। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो अच्छी कंपनी प्लेसमेंट लग गई तो, समझेंगे नहीं। तो ये आपको बेसिकली जानना है। और जब आप 10वां पास कर जाएंगे या 12th पास कर जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से इसमें हमारे कॉलेज एडमिशन मिल सकता है। और देखिए सबसे पहला बात कि कोई भी कहीं भी पढ़ने के लिए पैसा तो लगती है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पैसा का भी टेंशन नहीं है कि सर फीस बहुत ज़्यादा है। फीस देखिए कॉलेज का है 1,45,000, 1,45,000 रुपये, लेकिन आपको 1,45,000 बहुत कम पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि अब जो हमारे कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल जाती है, ई-कल्याण स्कॉलरशिप जानते हैं ना आप लोग, छात्रवृत्ति दी है झारखंड सरकार। आपको यहाँ पर 90,000 से लेकर 1,00,000 रुपया तक सरकार ही दे देती है। फीस है 1,45,000, सरकार आपको दे रही है 90,000 रुपया, 1,00,000 रुपया। तो पॉकेट से आपको कितना लगा, वो भी 3 साल में, समझेंगे नहीं। तो कितना कम फीस हो गया, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा बात है। मैंने कहीं फीस भी आपका बाधा नहीं बनेगा, हाँ या ना। ये फीस भी नहीं बाधा बनेगा, आपको जॉब भी लग जाएगी, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो ये एक अच्छा अभी सरकार के द्वारा पहल भी है। हम लोग भी बहुत, जिनका कहीं भी होता है कुछ फीस का इशू भी होता है, हम लोग खुद देखते हैं इसमें। अब देखिए कोरोना काल में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके दुर्भाग्यवश उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई। अब वो पढ़ रहे हैं, अब उनका फिर फीस कौन भरेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, उनके फीस को माफ़ कर दिया, ताकि देखिए फीस कहीं बाधा ही नहीं बनेगा। ये अपने आश्वासन है आपको एक तरफ से, इसलिए आपको एक एग्जाम्पल दिया। बात समझ में आया। तो अभी आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए आपके पास सर है एक मिनट बेटा, एक सीट लेकर आ रहे हैं, इसमें अपना नाम है ना, पापा का नाम, एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर। अगर आप देने में गर्ल्स अगर आपको कोई दिक्कत है तो अपने पापा का नंबर दे सकते हैं। अगर आपका नंबर नहीं देना है, आपको अपने पापा का नंबर देना है तो पापा का नंबर जरूर दीजिए, ठीक है। मैंने आपको कोई फोर्स नहीं है नंबर देने का, ठीक है, लेकिन एक पेरेंट्स का नंबर जरूर दीजिएगा, ताकि भविष्य में अगर हमको आपको कांटेक्ट करना रहेगा, आपके साथ हमको यहाँ पर कुछ काउंसलिंग करना होगा, आप ही को कोई दिक्कत होगा सर आगे क्या करें हम, तो हम आपसे इसमें कर सकते हैं बात, है कि नहीं। हाँ, ये रिमार्क्स में आप सब लोग है ना क्लास जरूर लिखेगा कि आप किस क्लास के हैं। बात समझ में आया, तभी हम आपको समझ पाएंगे ना कि आप किस क्लास का लेवल से हम बात करेंगे। बात समझ में आया। सभी लोग जो अभी भर चुके हैं अपना क्लास जरूर भरिएगा इसमें, ठीक है, इधर साइड में, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो अभी आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। डायरेक्ट स्कॉलरशिप, ठीक है। एक और है तो जनरल कास्ट के लिए क्या है, जनरल कास्ट क्या बता रहे हैं कि जनरल कास्ट के लिए स्कॉलरशिप, उसमें उसका स्कॉलरशिप का तरीका दूसरा है, उसको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ये जो दे रही है इसका वो झारखंड सरकार है। NSP का होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा था, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वो AICTE के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें जो भी खासकर गर्ल्स के लिए जाता है, इसमें आता है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी गर्ल्स अगर हमारे जनरल कास्ट में है तो उनका भी स्कॉलरशिप आता है, वो हम लोग करते हैं, और वो भी पर पैसा आपको कहीं से भी बाधा नहीं बनेगा आपको पढ़ाई में। बस समझ में आया। कुछ रह गया, कोई सवाल नहीं।
कॉमर्स के बारे में देखिए। मान लीजिए कि आप 12th में कॉमर्स है, आपका 12th में कॉमर्स है क्या? ठीक है, मान लीजिए कि कोई 11th 12th के बाद 11th में कॉमर्स में सवाल 12th में भी कॉमर्स रहेगा। सवाल है इनका कि 11th के बाद क्या कर सकते हैं? 10th के बाद अगर कोई 12th कॉमर्स ले लिया, देखिए इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकेंगे, ठीक है, लेकिन 12th के कॉमर्स के बाद आपको पता है बीबीए बीसीए दोनों पढ़ते, दोनों हमारा टेक्निकल कोर्स है, दोनों में भी प्लेसमेंट है। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम करके ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लगता, जॉब में कंपटीशन उसमें बहुत ज्यादा है। अगर 100 बच्चा में लेते हैं तो 100 बच्चा में आपका 10 बच्चा इंजीनियरिंग करता है, 90 बच्चा बीए बीएससी बीकॉम करता है। समझ रहा? देखिए उससे क्या होगा, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है, तो जनरल कंपटीशन की भी संख्या ज्यादा बढ़ रहा है, तो स्टूडेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, आपका कंपटीशन टफ हो जाता है। लेकिन अगर टेक्निकल स्किल में इंजीनियरिंग कम करते हैं, अरे इसमें भी बहुत ज्यादा है कंपटीशन, लेकिन एक आप ग्रेड आपका बढ़ जाएगा, आप अलग हो जाएगा, तब आपका लक्ष्य फिक्स हो जाएगा कि भाई हमको इंजीनियरिंग करना है, अब हमको इसी में दिमाग लगाना। समझ में आया? कॉमर्स करने के बाद आप बीबीए कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि कॉमर्स में बीबीए ही चूज किया है, बीबीए में सब्जेक्ट ही मेंशन होता है। ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड जितने मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, ये सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट, तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। बीबीए करके आप बहुत अच्छे कैरियर बना सकते हैं, कैरियर मतलब, और अगर उसका एमबीए भी कर लेते हैं आप, तो आप मिनिमम तो समझेंगे बहुत अच्छे कर सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा को समझ सकते हैं कि बहुत कम समय जो आपके पढ़ाई के पीछे मतलब वो परेशान हो रहे हैं या उनको घर में आर्थिक समस्या है, उसको दूर कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, पूछिए। सॉरी, क्या चीज़ बोल रहे हैं? देखिए एनालिसिस इंजीनियर ऐसा नहीं होता, वो आप किस क्षेत्र बनना चाहते हैं, आप कंप्यूटर एनालिसिस बन रहे हैं, आप डाटा साइंटिस्ट का बन कर रहे हैं, आप मैकेनिकल बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बन रहे हैं, वो आप ट्रेड पर डिपेंड करता है। अब अगर इलेक्ट्रिकल का चूज किए, टेक्निकल एनालिसिस बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी जॉब कंपनी में आपका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। डायरेक्ट एनालिसिस ऐसे नहीं बन सकता, उसमें कम से कम आपको मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। बात समझ में आया? आप सिर्फ डिप्लोमा या डिग्री या बीटेक के बदौलत नहीं कर सकते, कम से कम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, ठीक। और बताइए, आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, सोच के पूछिए। हाँ पूछिए। देखिए ITI करने के लिए मिनिमम 10th चाहिए, अगर ऐसे आपको ITI करना है। लेकिन ITI में क्या होता है बता समझिए। देखिए आज के टाइम में सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो होते हैं रेलवे में, जैसे कि आप रेलवे में वैकेंसी पर आप पहले किए डिप्लोमा मान लीजिए, ठीक है, और कोई ITI भी किया हुआ है, ठीक है, अब रेलवे में वैकेंसी निकला RRB रिक्रूटमेंट का जूनियर इंजीनियर का, ठीक है, अब जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो गए, ठीक है, एज ए जूनियर इंजीनियर। ठीक है, अब क्या होता है कि आपका क्या काम रहता है कि जितना हमारे से आप किस में बना, इलेक्ट्रिकल में है कि मैकेनिकल में है या सिविल में है, मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, आप रेलवे में सेलेक्ट भी हो गए। अब आप क्या है ना कि आप सिर्फ काम करवाना है, ठीक है, आपको खुद काम नहीं करना है। अब जो आपके अंडर में रहेंगे जितने भी लोग वर्कर होंगे वो मैक्सिमम ITI वाले लोग होंगे। तो ITI क्या है, वो सब रहते हैं एक्सपर्ट स्किल्ड वाले जो काम करने जानते हैं, ठीक है, वो आपको आपके डायरेक्शन पर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अब यही आप ITI कीजिएगा तो आपको वो आप रहिएगा वर्कर के साथ, आप भीड़ के साथ रहिएगा। अगर बॉस बनना है, अगर आपको बनना है सर या JE बनना रहता है तो JE के अंदर में कम से कम 50 ITI वाले रहते हैं। बस समझ में आया? तो आप जैसे आपको ठीक है ना, आपको सर हमको ITI करना है, हमको कम टाइम में कम जल्दी से हमको चाहिए स्किल, हमको जल्दी से जॉब चाहिए, जल्दी से पैसा चाहिए, आप ITI कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए मिनिमम 10th चाहिए होता है, 10th पास के बाद आप कर सकते हैं आप समझेंगे ना? और बताइए, पूछिए। सबको हो गया इसमें साइन करने नाम लिखने में? पूछिए, तो पीछे पूछिए, आराम से पूछिए, पूछिए बेटा, पूछिए। सर बुला लीजिए। हाँ पूछिए। 12th के बाद जैसे आपको बताया था कि हमारे पास देखिए 10th के बाद अगर 11th में इंटर में जाते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, तो ये आप देखिए 10th के बाद क्या क्या ऑप्शन है, 12th में बता देते हैं। 10th के बाद ऑप्शन खुल जाता है, आपको उस पर डिप्लोमा कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र, ठीक है। लेकिन आप 12th कर लिए, 12th कर चुके हैं, वो भी आर्ट्स में, तो इंजीनियरिंग तो नहीं कर पाए। लेकिन आप बताए थे हमारे पास जो कोर्स है BBA और BCA, जिसको IT मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। अब BBA BCA में किसी भी चॉइस को चूज कर सकते हैं, किसी भी कोर्स को, ये दोनों टेक्निकल कोर्स ही कहलाता है, ठीक है। BBA मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और BCA मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ये दोनों कोर्स कर सकते हैं, मिनिमम सिर्फ उसमें 12th। BBA BCA करने के लिए आपका उसमें BCom नहीं चाहिए या BA BSc कंपलसरी नहीं, आप बस आप इंटर पास है
आप BBA BC किसी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए कोई नहीं कि हमको कॉमर्स है तो BBA में ही जाएंगे क्या, अगर हमारा BSc है तो क्या BCA में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास 12th का जो है पास कर चुके हैं तो BBA BCA कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? साइंस में क्या इसको साइंस, अगर 12th साइंस की है तब आपको 2 ऑप्शन है, ठीक है। 12th के बाद अगर हम कॉमर्स लिए हैं तो आप BCA BBA कुछ भी चूज कर सकते हैं, आर्ट्स लिए हैं तो कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन साइंस लिए हैं तो 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या होता है, पहला तो BCA BBA कोई भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि डिप्लोमा 12th साइंस के बाद भी होता है। तो उसमें क्या ऑप्शन आता है, 12th साइंस लिए हैं तो डिप्लोमा 3 साल की जगह 2 साल में होगा, उसको लैटरल एंट्री बोलते हैं। इंजीनियरिंग करने का 2 ऑप्शन आता है, 10th करके आप 3 साल का कोर्स ले लीजिए, या 12th करने के बाद आप 2 साल वाला कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेट और डिग्री का वैल्यू वही रहेगा, ये क्या बस ड्यूरेशन 1 साल कम हो जाता है, लेने से स्कोप ज़्यादा खुलता है। एकदम बिल्कुल। 12th साइंस के बताएं, आपको डिप्लोमा भी ऑप्शन रहेगा, वो भी 2 साल में डिप्लोमा हो जाएगा, या आप BBA BCA करें तो 3 साल का कोर्स रहेगा, तो दोनों। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स नहीं है तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन रहेगा BBA या BCA, ठीक है। हाँ पूछो। 12th के साइंस के बाद 2 साल डिप्लोमा रहता है, सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स के बाद नहीं, आर्ट्स कॉमर्स के बाद नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं साइंस लेना पड़ेगा, शुरुआत 11th में ही साइंस लेना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल साइंस लेना, साइंस में वो भी बायोलॉजी नहीं, मैथ, बायोलॉजी नहीं चलेगा, मैथ कंपलसरी है उसमें, क्योंकि बीटेक 12th के बाद तो बीटेक फिर करिए तो 4 साल का बीटेक आपका, अब बीटेक कीजिए 4 साल लगेगा आपको उसमें। देखिए अभी का ट्रेंड क्या है, अभी का जो लेटेस्ट डिमांड है, 12th कीजिए या डिप्लोमा कर लीजिए, 3 साल डिप्लोमा किए, उसके बाद आप सीधे बीटेक में एडमिशन लिए। तो बीटेक में भी लेटर एंट्री होता है, अगर डिप्लोमा वालों का लेटर वहाँ पर लेटर एंट्री हो जाता है, मतलब जो 4 साल का कोर्स है वो बीटेक 3 साल का कोर्स हो जाएगा, मतलब इधर डिग्री भी, डिप्लोमा भी हो जाएगा, डिग्री भी हो जाएगा, आपके पास डबल डिग्री आपके पास करा है, समझेगा। हाँ मैथ कंपलसरी है उसमें, समझे। हाँ पूछे नहीं कर सकता है, 10th के बाद 10th किया ना तब डायरेक्ट पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। लेकिन आप बोलेगे हम आर्ट्स ले लिए, अब 11th इंटर में एडमिशन ले लिए, तो हम क्या करेंगे, अब हमको 12th का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अब उसके बाद इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्ट्स आप ले लिए ना तो आर्ट्स का पूरा ट्रेड ही अलग हो जाता है, उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो कहीं नहीं आता है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है उसमें, समझिए ना, साइंस ही लेना पड़ेगा, साइंस ही लेना पड़ेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं। ये हमारा नहीं है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का नॉर्म्स है, ठीक है ना, कि आप उसमें मैथ एक कंपलसरी सब्जेक्ट और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी होना चाहिए, ठीक है। एक PCM जिसको बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये कंपलसरी है आपका, प्योर साइंस। प्योर साइंस, एक बायो साइंस होता है, प्योर साइंस। बायो भी अगर कोई हो रहा है, मैथमेटिक्स एडिशनल में भी है तो भी चलेगा, लेकिन मैथमेटिक्स है रहना चाहिए। हाँ पूछिए, बिल्कुल बोलो। जैसे 11th और 12th आर्ट्स से कर लूँ, हाँ। उसके बाद सिविल कर सकते? नहीं कर सकते। 11th 12th में अगर आर्ट्स ले लिए हैं तो आपको इंजीनियरिंग का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको सिर्फ BBA BCA कर सकते हैं, क्योंकि आपको यही बता रहे थे कि आपको, आपके पास मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं बचा, साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं बचा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो उसको हमारे नॉर्म्स में आप नहीं आ पाएंगे, आपका सिर्फ BBA BCA करने का ऑप्शन रहेगा, फिर आगे का और भी कोई कोर्स कर सकते हैं, फिर इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे आप, बात समझेंगे ना। हाँ BA BSc में आपके कॉलेज में क्या क्या स्कोप है? BA BSc में हमारे यहाँ BA BSc नहीं होता है, हमारे यहाँ BBA और BCA होता है। BBA BCA में जैसे कि बता रहे, देखिए हमारा कॉलेज में क्या है ना, इंजीनियरिंग तो होता ही है, ठीक है, उसका भी प्लेसमेंट है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जो क्या करती है, साल भर वो अपना वर्क करते रहती है। उनका क्या काम होता है कि अलग अलग कंपनी से हमारा टाई अप करके रखना है। हमको क्यों टाई अप करके रखना है, कंपनी जब हमारे बच्चे जब फाइनल ईयर में पहुँच जाएंगे तो कंपनी को हम लोग यहाँ इन्वाइट करते हैं, कंपनी आती है यहाँ पर, और कंपनी सारे स्टूडेंट्स का, जिसमें जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट रहता है वो रिज्यूमे मांगती है, और उसमें स्टूडेंट को क्राइटेरिया सेट करती है कि नहीं भाई हमको 60% वाले को स्टूडेंट चाहिए, हमारे 75% वालों को चाहिए, नहीं हम किसी कोई भी कोई बच्चा अगर डायरेक्टली पास हो चुका है इंजीनियरिंग उसको बैठाइए यहाँ पर, तो कंपनी का अलग क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से वो इंटरव्यू लेती है। लेकिन कंपनी यहीं आती है, आपको सबसे बड़ा बात है कि कहीं भटकना नहीं पड़ता कि हम इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिए, BBA BCA पढ़ लिए, अब हमको क्या, अब हम क्या करेंगे डिग्री लेके, तो आप कहीं आपको पढ़ाई भी यहीं पर है, नौकरी भी यहीं पर है, नौकरी दे के ही यहाँ से भेजते हैं। कुछ वैसे यही नहीं बोल रहे कि हो सकता है कि हमारे पास अगर एक बैच में हमारे एक साथ 500-600 बैच स्टूडेंट हर साल पास करते हैं, तो ऐसा नहीं 500-600 का नौकरी लग जाता है, उसमें 300-350 का लगता है, बाकी या तो क्या करते हैं हायर एजुकेशन में जाते हैं। हम सब कोई प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, वो अपने मर्जी से होता है, उनका कहना है सर ठीक है हम अभी नहीं, हम और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो वो आगे पढ़ने के लिए चले जाते हैं वो। और वो कभी बोलते हैं 1 साल बाद भी बोलते हैं कि 2 साल बाद, सर अभी हमको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कुछ नौकरी करना चाहते हैं, हमको नौकरी लगवाइए। तो कंपनी जब तक हम कॉलेज संस्थान से जुड़ा लड़का है, हम उसको 2 साल बाद भी अगर बोलेगा नौकरी लगवा देंगे, हम तब भी नौकरी लगवाएंगे उनका। तो कंपनी आती है, वेट करना पड़ता है। कैंपस प्लेसमेंट में डायरेक्टली यहाँ होता है, बात समझ में आया। तो आपको करना क्या रहेगा कि नहीं, हमको कंपनी यहीं आगे, बस हमको सिर्फ पढ़ना है और बिना डरे, बिना फेल किए हुए। ऐसा नहीं है, अब ये नहीं बोल सकते कि सब बच्चा सब के सब यहाँ टॉपर ही होता है,
ऐसा तो हो नहीं सकता। ऊपर नीचे उतार हर तरह का बच्चा होता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक हम लोग ये रखते हैं कि आपको 60% कम से कम मेंटेन रखना है, समझे कि नहीं? बस आपका काम हो जाएगा। ओके, नहीं का सवाल पूछिए। आज के इंडस्ट्रियल टूर में क्या क्या आप लोगों को सीखने को मिलेगा, आपके लिए क्या लाभदायक होगा, या आप लोग बताइए फिर लगे कि क्या बताइए। अभी 11th में आर्ट्स लिए तो 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेने के बाद फुल इलेक्ट्रॉनिक्स? अब 11th पास लिया तो 12th में भी आर्ट्स ही रहेगा, आपको चेंज तो नहीं कर सकते आप। तो वही बताया आपको, इसलिए सबसे अच्छा कोर्स है आपका BBA या BCA। ये ऐसा कोर्स है ना कि आपको यहाँ पर तुरंत 3 साल के पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट आपको यहीं पर मिलेगा, नौकरी यहीं पर मिलेगी। तो एडमिशन किसमें शुरू में यहाँ पैसा कितना लगता है? स्टार्टिंग बताया कि एडमिशन चार्ज जो है कॉलेज का वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना कि फीस जो कॉलेज का, देखिए BBA BCA का फीस कम है, उसका फीस मात्र 1,30,000 रुपये है। डिप्लोमा का 1,45,000 है, लेकिन इसका 1,30,000। स्कॉलरशिप सिस्टम वही है, 90,000 से 90,000 से लेकर 1,00,000 रुपया सरकार आपको दे देगी, आपके खाता में डालेगी, आपके अपने पर्सनल खाता में, ठीक है। अब आपको उसको तय करना है कि कैसे कॉलेज को देना है, समझ में आया? 12th में एडमिशन करवाने के बाद फिर यहाँ तो एडमिशन करवा सकते हैं? एकदम करवा सकते हैं, निश्चित तौर पर करवा सकते हैं आप 200%। आप खाली इच्छुक रहेंगे सर हमको पढ़ना है, हमको क्या करना होगा, वो सब आपको काउंसलिंग किया जाएगा उस समय एडमिशन के टाइम में। उसके लिए कोई चिंता नहीं, आपको डिटेल से जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो जाएगी कि आप हमको एडमिशन लेना है, तभी एडमिशन लेना रहेगा तो आपको। एडमिशन यहीं आके कॉन्टैक्ट कर? हाँ, यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर काउंसलिंग होगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तब आपका एडमिशन होगा। हाँ, झारखंड सरकार जैसे करवा रही है, बनवा रही है गुरुजी क्रेडिट, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हाँ, उससे इन लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए गुरुजी का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अलग अलग है, तो उसके द्वारा जैसे यहाँ पे अवेलेबल है, उसके लिए अभी देखिए हम लोग को उस चीज़ का नोटिस ही आया है, ठीक है। तो हम लोग को उसमें पहले उसके पोर्टल पर हम लोग खुद अभी हमारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के वेबसाइट पर जाएंगे तो पहले कॉलेज का नाम पूछेगा, तो कॉलेज का भी हम लोग को नोटिस ही आया, तो हम लोग उसका प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर 1 साल के अंदर में हम लोग भी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना को हम लोग भी अपना कॉलेज में लागू कर देंगे। तो वो अगर लागू हो जाएगा तो टेंशन ही नहीं रहेगा, फिर आपको पॉकेट से 1 रुपया नहीं लगेगा। कब तक? जब तक कि हम पढ़ाई खत्म ना हो जाए। आपको क्या कैसे रहेगा, तो वो एक तरह का लोन है जो आपको चुकाना होगा, लेकिन कब चुकाएंगे? जब हमारा नौकरी लग जाएगा तब। सरकार आपके अपने सरकार को जानकारी देनी होगी कि हाँ हमारा नौकरी लग चुका है, हम लोग खुद बता देते हैं कॉलेज की तरफ से, और उसके बाद आपका खत्म हो जाए, टेंशन नहीं रहेगा। मैंने आपको 3 साल पढ़ने के दौरान में 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, ये गारंटी है। ये गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कहा गया। ये खैर बाद की चीज़ है, लेकिन अभी जो अवेलेबल है हमारे पास, क्या अवेलेबल है हमारे पास? अवेलेबल है स्कॉलरशिप, गर्ल्स को पता है दोनों तरीक़ा से है, जो जनरल कास्ट में भी आते हैं उनका भी स्कॉलरशिप है, जो OBC SC ST में आते हैं उनका भी स्कॉलरशिप है। मतलब सारे जाति वर्गों को इसमें सम्मिलित किया गया है कि नहीं? आपके लिए तकनीकी कोर्सेज अगर करना है तो किसी भी तरह की बाधा नहीं है, वित्तीय समस्या किसी भी प्रकार की नहीं। सरकार के द्वारा ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप कोई भी कोर्सेज को निःशुल्क तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। और तकनीकी कोर्सेज जहाँ से यहाँ तक कराया जाता है, तो निश्चित रूप से सर के द्वारा जैसा कि कहा गया कि स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, आप लोगों को पैकेट से 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। बस आप कोशिश करिए कि आपको कौन सी कोर्सेज को करना है और करना क्या है आपको लाइफ में। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि हमको करना क्या है, तो बोलते सर हमको आप ही बताइए कि क्या करना है। तो पहले हम आपका इंटरेस्ट देखते हैं, आपका एक छोटा सा कभी कभी टेस्ट भी लेते हैं कि आप पहले बताइए कि आप किस क्षेत्र के लिए इंटरेस्टेड है। आप इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, मैकेनिकल के लिए हैं, सिविल के लिए हैं, माइनिंग का है, कंप्यूटर का है, BBA करना है, BCA करना है, पहले आपका इंटरेस्ट जानते हैं। इसलिए बोलते हैं पहले काउंसलिंग होता है आपका पहले मन का बात को जानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि चलिए इलेक्ट्रिकल में तुमको डाल देते हैं, चलो मैकेनिकल में डाल दिए, नहीं। पहले आपके मन का चीज़ जिसमें मन लगे वही वाला ट्रेड आपको देता है। अब जैसे लड़कियाँ हैं, तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा चॉइस वाला ट्रेड होता है सिविल या कंप्यूटर। इसके बाद तीसरा चॉइस आता है इलेक्ट्रिकल। तो सिविल और कंप्यूटर में ब्रांच में सबसे ज़्यादा गर्ल्स लोग का एडमिशन होता है। और ग्रेजुएशन कोर्स BCA में भी जाएंगे, अभी आप जब कॉलेज में कभी आएंगे और फिर कभी, अभी तो एग्जामिनेशन का समय चल रहा है, आप देखेंगे BCA हो, BBA हो, कंप्यूटर साइंस हो या सिविल इंजीनियरिंग, सबसे ज़्यादा गर्ल्स हमारे इसी ट्रेड में है। मत समझ में रहे गर्ल्स क्यों इस ट्रेड ले रही हैं? क्योंकि वो उनको समझ में आता है और उनको पता है कि इस ट्रेड के आगे क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो ये जब आप एडमिशन लेंगे या काउंसलिंग के टाइम आएंगे तो आपको और डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। और कोई सवाल बताइए, पूछो। सिविल अभी बता रहे थे कि जितना तरह का कंस्ट्रक्शन लाइन है, कंस्ट्रक्शन काम, कुछ भी घर बन रहा है, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम, समझ में आ रहा है?
सारा सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है, उसको बोलते हैं सिविल इंजीनियर। ठीक है। अब जैसे रोड ही बन रहा है, देखते हैं मोहल्ला साइड में कहीं पीसीसी बन रहा है, आरसीसी बन रहा है, बनता है ना, कहीं कहीं देखते हैं पुल बन रहा है, कौन बनाता है उसे? सिविल इंजीनियर बनाता है। मतलब सिविल इंजीनियर। बिल्कुल। बिल्डिंग बड़ा बड़ा देखते हैं, अपार्टमेंट बन रहा है, मॉल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, कौन बनाता है? सिविल इंजीनियर बनाता है। समझे कि नहीं? बिल्कुल। सर 12th के बाद भी चूज करना होता है? एकदम कर सकते नहीं, 10th के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन होता है 10th के बाद 3 साल का कोर्स। 12th में अगर साइंस लिए, ठीक है, तो 2 साल का कोर्स। 12th के बाद भी? हाँ, 12th के बाद भी बोले 12th का साइंस में 2 ऑप्शन आता है। आर्ट्स और कॉमर्स लिए हैं तो फिर आपको इंजीनियरिंग कर नहीं सकते, लेकिन अगर 12th में साइंस ले लिए हैं तो इधर डिप्लोमा का भी ऑप्शन है आपके पास, बीबीए और बीसीए का भी ऑप्शन है कि नहीं? बिल्कुल। और कोई सवाल आप लोग को बताइए अपने तरफ से, है कि नहीं? तो हम लोग चाहेंगे आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ, धीरे-धीरे इंटरेस्ट जगेगा। हाँ, बिल्कुल। अभी जब और घूमेगा ना तब मैं। अच्छा, ये कांटेक्ट डिटेल भर लिया आप लोग? भरजान ले लिया टोटल? ठीक है। तो आप लोग चाहेंगे, आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग का, बाद में पूरा झारखंड में अव्वल आप पेपर पढ़ सकते हैं, आपको दिखाएंगे। कंटिन्यूस 3 साल में 18, 19 और 20 में हमारा कॉलेज कंटिन्यूस स्टेट टॉप किया था रिजल्ट के मामले में, पूरा झारखंड में। झारखंड में 42 पॉलिटेक्निक से, पता है आपको? माने एक पॉलिटेक्निक में अगर हम काउंट किया जाए, माने ओवरऑल 10,000 स्टूडेंट है, 10,000 स्टूडेंट को पछाड़ कर हमारा स्टूडेंट टॉपर बना था। और समझ में आ रहा है? फिर उसी तरह लास्ट ईयर 2022 में भी हमारा कॉलेज स्टेट टॉपर बना रहा है। इस साल 2023 में भी सिविल ब्रांच के, क्या सर नाम है? हरवंश नाम है ना, हरवंश कुमार, सिविल ब्रांच का स्टेट टॉपर बना। अब समझ में, स्टेट टॉपर बन रहा है मतलब समझ रहे उसको किस तरह का यहाँ पर एजुकेशन मिल रहा है, किस तरह का टीचिंग क्वालिटी उसको दिया जा रहा है। तो ये भी आपको मिलेगा अगर आप इस संस्थान से जुड़ते हैं तो। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अब आप लोग का थोड़ा विजिट कराया जाए, है कि नहीं? कराएं कि नहीं? कि बैठे रहना? सब इनके पीछे जाइए। ऐसे सीधा मुंह इधर रहे। हाँ, बात समझ में आई? अभी सब ये ग्रुप वाले निकलेंगे, है ना? कितने जन? हाँ? पहले ले जाइए इलेक्ट्रिकल। 100 है तो 5 मिनट कर लीजिए ना, 5 ब्रांच अपना लेके घुमाते रहेगा। मान लीजिए मैकेनिकल से निकलेंगे, हाँ, मैकेनिकल से बच्चा एक 3 रो है, 3 रो आराम से कर दिए, देखिए इसलिए बोल रहा है 3 रो है ना, इससे जल्दी हो जाएगा। डिपार्टमेंट में घुसाने के बाद में दिक्कत हो जाएगा। नहीं नहीं, हो जाएगा, उसमें बांट लीजिएगा, क्या कीजिएगा, नहीं तो इसमें समय आपका और ज़्यादा जाएगा। देखिए 12 बजे से फिर उधर जाना है ना, इसलिए बोल रहा है। बोले क्या रहे, बोल रहे कि एक लड़के को बोल देते वो उसको बुलाए ना, किसको? पीयूष को बुला लीजिए, पीयूष या गुलशन उसको बुला लीजिए, ठीक है? क्लब में जाएंगे, वहाँ सुनना है आपको, बात को समझना है, ध्यान देना है, ठीक है? ठीक है, जाइए। हाँ, कौन सर रहेंगे? ये सर रहेंगे। चलिए लाइन में कौन है? फिर लाइन से चलिए, लेफ्ट लेते हुए दीवार साइड से चलिए, फिर इनको जाने दीजिए। कोई बिना किसी लिंक का कोई कुछ नहीं करेगा और कोई सामान बिना पूछे छोड़ेगा, ठीक है ना? है सब कुछ देखेगा, जो सर बोलेंगे वो यहाँ कौन बताएंगे? यहाँ कौन बताएंगे? और लाइन बस लाइन। अच्छा। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखना है।
होता था तो कम पावर को रिक्वायर्ड करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कैसे कैसे क्या बनता है। तो उसमें हम लोग का एक प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ बता रहे हैं, जैसे कि ये हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट है। जैसे कि आप लोग घर के अगल बगल में देखे होंगे ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट, जो बड़ा बड़ा पोल रहता है इसी तरह रहता है, इसको देखें। इसमें हाई वोल्टेज में करंट पास होता है, जैसे कि 11 kV 33 kV। हम लोग का घर में बहुत कम वोल्टेज आता है, 120 वोल्ट आता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पास होता है। तो इस वोल्टेज को हम लोग डायरेक्ट घर में ला नहीं सकते, एक्चुअली बहुत हाई वोल्टेज रहता है, उससे हम लोग का जो लगाएंगे घर में इंस्ट्रूमेंट वो डैमेज हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इससे ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसफार्मर में। इसे गली में देखेंगे पोल के आगे रहता है ट्रांसफार्मर, तो इसका वोल्टेज पहले हम लोग ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसफार्मर में इसका वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बिजली पहले कैसे बनता है, कोयला से बनता है, पानी से बनता है, हवा से भी बनता है। उसके बारे में एक चीज़ हम नया चीज़ बताएंगे, जैसे कि आप यहाँ खड़ा है ना, तो कुछ नहीं करना, खाली खड़े रहने से भी बिजली बन जाएगा, वो पोल्यूशन भी नहीं बने। उसके बारे में भी हम बता रहे हैं, आगे प्रोजेक्ट है। पहले जैसे कि बिजली अगर उस तरह बन गया, उसके बाद इससे ट्रांसमिट करते हैं, मतलब ऐसे भेजते हैं। तो इसको भेजने के लिए ये बहुत दूर तक फैला हुआ रहता है। तो जैसे कि इसमें अगर फॉल्ट आ गया, मतलब तार उर कहीं टूट गया, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इसमें तार मेरा टूट गया। घर का अगल बगल में पोल में टूटेगा तार, तो गली में आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि तार टूट गया, लेकिन बहुत किलोमीटर तक रहता है तो पता थोड़ी नहीं चलेगा। तो इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगाए, इंस्ट्रूमेंट है छोटा छोटा, इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है फॉल्ट डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि अगर कहीं भी वायर में अगर फॉल्ट आ गया, तो हम जो अपना ऑफिस में जिसको कंट्रोल कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन को, तो वहाँ पे इंडिकेट कर देगा कि मेरा कौन सा वायर टूटा हुआ है, तो इसको हम वहाँ से डिटेक्ट करके पता कर सकते हैं। इसी वर्तमान व्यवस्था में लगा हुआ है कहीं पे? वर्तमान ही बहुत दिन से बंद है, इसीलिए जैसे अभी जो इलेक्ट्रिसिटी संचार, हाँ वहाँ पे लगा हुआ होगा, जैसे कि बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो उसको हम पता थोड़ी नहीं कर सकते कि कहाँ मेरा टूटा हुआ है। अगर गली उली में टूटा तो उसको हम पता कर लेंगे कि देख के कहाँ टूटा, लेकिन ये लगा जाता है इसलिए कि ताकि हमको कहाँ टूटा ये डायरेक्ट लोकेशन बता देता है कि ये इस एरिया में वो लगी होती है। हाँ, वो लोग इसी से पता करते हैं। हाँ, इसी से पता करते कि कहाँ मेरा वायर फॉल्ट है, तो इससे हम फॉल्ट पता कर सकते हैं। और यहाँ जो वोल्टेज आता है बहुत हाई वोल्टेज आता है, उस वोल्टेज को पहले हम लोग ट्रांसफार्मर में भेजते हैं डायरेक्ट। जैसे कि सुने होंगे 11,000 का वोल्ट अगर छू देने से डायरेक्ट करंट लग जाता है, तो उसको वोल्टेज को पहले ट्रांसफार्मर में भेजते हैं। यहाँ से वोल्टेज को स्टेप डाउन और स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप मतलब यहाँ से इस वोल्टेज को इससे भी बढ़ा सकते हैं, इसे घटा सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग वोल्टेज घटाते हैं। उसके बाद घर में हम लोग का आता है 220 वोल्टेज। उसके बाद घर का अप्लायंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं 220 वोल्टेज। और उसके बाद हम दूसरा प्रोजेक्ट के बारे में जो अभी बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी को, और अभी चल रहा है, हम फर्स्ट सेमेस्टर में, मगर उससे मेन जो कोर्स ये है हम लोग का, हम खुद BCA का स्टूडेंट है, तो इसमें सिखाया जाता है बहुत रिलेटेड सिस्टम के बारे में सिखाया जाता है। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में बताया जाता है। कंप्यूटर को दिखाया जाता है कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, विंडोज़ क्या होता है और कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और हम इसमें कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह का होता है, जैसे C लैंग्वेज हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया। तो हर एक सेमेस्टर में हर एक अलग अलग प्रोग्रामिंग है, तो हर एक सीखने का मौका मिलेगा। और हम जो अभी जिसमें भी हम कर रहे हैं वो अभी C लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो मतलब यही सब BCA में ही आता है। नहीं, हम साइंस लिए हुए थे, साइंस BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये IT सेक्टर का मतलब कोर्स है। और अभी जैसे कि जो हमारा जो मॉडर्न अभी जो चल रहा है, मॉडर्न जो भी है, मॉडर्न टाइम, इसमें क्या होता है कि सब चीज़ एडवांस हो गया है। जैसे कि आप देखते होंगे स्विगी, जोमेटो सब बैठे बैठे घर से हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये भी हम लोग घर से ही कर रहे हैं। तो एडवांस होने के चक्कर में देखो, जो भी हम लोग सिस्टम में जो भी यूज कर रहे हैं, हम लोग कोड कर रहे हैं, तो आने वाला टाइम में हर एक चीज़ एडवांस होगा। तो एडवांस होगा तो उसमें सब जैसे कि धीरे धीरे एडवांस हुआ ना। पहले क्या बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो भी होता है एक तरह का। एक होता है BCA इन कंप्यूटर साइंस,
ठीक है। तो दो, एक होता है IT इन डिप्लोमा, तो 3 तरह का हो गया। तो ये तीनों में मतलब कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है, कंप्यूटर कैसे रन करता है, कंप्यूटर का फंडामेंटल, मतलब BCA जो बीटेक रहता है उसको थोड़ा हाई लेवल का चीज़ सिखाया जाता है, जो BCA रहता है उसमें स्टार्टिंग से सिखाया जाता है, जो बेस लेवल रहता है कंप्यूटर का उससे सिखाया जाता है। से पूरा जो आप देखते हो जब सिस्टम आप ऑन करते होंगे तो आपको पहले इंटरफेस दिखता होगा, मतलब दिखता होगा विंडोज जहाँ पे ढेर सारा आइकॉन रहता होगा, या फिर रिफ्रेश करने का रिफ्रेश बार रहता होगा, ये सब। तो वहाँ से हम लोग को बताया जाता है, और वहाँ से स्टार्टिंग से लेकर इन पॉइंट तक बताया जाता है कि क्या क्या होता है कंप्यूटर में BCA में, क्योंकि ये बैचलर डिग्री कोर्स है और बैचलर में हर एक चीज़ को डिटेल से बताया जाता है। और बीटेक में क्या हो गया कि बीटेक में नॉर्मली हम लोग ये सब जो विंडोज़ वगैरह रहता है उसमें इतना डिस्कस नहीं करते, उसमें डायरेक्ट मतलब एक मिड लेवल से स्टार्ट किया जाता है। तो यही होता है BCA। मतलब क्या है, ठीक है। तो हिंदी वर्ड में हम लोग बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग को असैनिक अभियंत्र, ठीक है। असैनिक अभियंत्र नाम सबको याद रहेगा, ठीक है। तो अभी जैसे आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक लैब में आए हैं, इस लैब का नाम है सर्वेइंग लैब, ठीक है, सर्वेइंग लैब, जिसमें आप लोग को बताया जाता है कि धरती के ऊपर जैसे पुल, पुलिया, नदी, नाला, कहाँ पे खेत का मेड़ है, किसका बाउंड्री निकालना है, तो ये सब हम लोग मेजरमेंट करेंगे इस लैब के द्वारा, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारा ऐसे इक्विपमेंट है, ठीक है। इक्विपमेंट जैसे हमको कहीं पे आप लोग देखे होंगे कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो उसको कैसे हम लोग पता करेंगे कि कितना नीचा है कितना ऊपर है, कुछ रेफरेंस होगा। 10th के बाद आप 12th कीजिएगा, 2 साल बर्बाद कीजिएगा, ठीक है। फिर आइएगा सेकेंड ईयर, ठीक है। और ऐसे अगर 10th करके जाते हैं तो 3 साल, तो 2 साल 2 साल 4 साल, अगर 12th करके आते हैं तो 4 साल आप लोग करना पड़ रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट 10th के बाद आते हैं तो 3 साल बचत हो गया, 1 साल का बचत हुआ, 1 साल में बहुत आप कुछ उन्नति कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जैसे हमारे सिविल इंजीनियरिंग लैब में कुछ हम लोग इक्विपमेंट दिखाते हैं, ठीक है, कुछ इक्विपमेंट दिखाते हैं। नाम बता देते हैं, ये नहीं लगे, उधर होगा, ठीक है। इसमें ये आपका एक टेलीस्कोप है, ठीक है। यहाँ से हम लोग आंख लगा के ऐसे करके ऑब्जेक्ट को देखते हैं जितने दूर पे है, ठीक है। ये हमको इसका भी एक वेरिएंट है, ये भी 2-3 तरह का मशीन आता है, ठीक है। सबका अपना अपना रेंज होता है, सबका अलग अलग क्षमता होता है, तुम्हारा क्षमता कुछ है, तुम्हारा क्षमता कुछ है, ऐसे है ना। तो इसी तरह इस मशीन का क्षमता अलग अलग नापने का है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस नापेगा और एंगल भी बताएगा, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, हम इस मशीन के द्वारा से हम बता सकते हैं, ठीक है। लेवल बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ कितना ऊंचाई है, कहाँ कितना डाउन है, सारा इस मशीन के द्वारा से हम लोग बता सकते हैं। इस तरह करके हमारे पास 4 से 5 मशीन है, ठीक है। फिर चेन आप लोग को दिखाते हैं, जो आमिर के पास रहता है, ये चेन है, ठीक है। ये चेन है जिसको कड़ी बोलते हैं, ठीक है। ये चेन भी हम लोग 4 प्रकार का पढ़ाते हैं, ठीक है। बच्चे को 4 प्रकार की होती है, इंजीनियर्स चेन, रेवेन्यू चेन, गंटर्स चेन, मैट्रिक चेन, सबका अलग अलग शेप एंड साइज है, ठीक है। ये अपना लेंथ के अनुसार से अलग अलग साइज है, और सब चेन को एक जगह हम लोग नाप नहीं सकते हैं, सब चेन का अलग अलग जगह के अनुसार जैसे नापते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सर्वेइंग लैब में, ठीक है। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है, ठीक है। डंपी लेवल है, ऑटो लेवल है, तो ये सब सारे इक्विपमेंट से हम लोग चेक करते हैं जमीन में क्या क्या है क्या नहीं है। माइनिंग इंजीनियरिंग में भी अगर कोई करना चाहते हैं तो माइनिंग को भी सर्वेइंग पढ़ना होगा, क्योंकि वो निरीक्षण नहीं करेंगे तो बताएंगे कहाँ की कोयला है, कहाँ आयरन है, कहाँ एल्युमिनियम है, कैसे पता करेंगे। तो एरिया मालूम रहना चाहिए ना, तो इसीलिए नापना जुटना आप लोग को सब माइनिंग में भी पड़ेगा, और कुछ इलेक्ट्रिकल में भी हम लोग बेसिक चीज़ बताते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑल ओवर सिविल इंजीनियरिंग। मटेरियल लैब नीचे है, फिर हम लोग नीचे लैब में बताएंगे कि ट्यूब टेस्ट कैसे करते हैं, गिट्टी को टेस्ट कैसे करते हैं, सीमेंट को टेस्ट कैसे करते हैं, वहाँ नीचे मशीन दिखाएंगे, ठीक। किसी को कोई तरह का दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। कट करना होगा तभी ना समझल होगा, तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं। और किसी को कोई मन में सवाल? और
सिविल इंजीनियरिंग में एक लास्ट चीज बता देते हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आपको साइट पे ही काम करना है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग का नक्शा कंप्यूटर में बैठ के काम करना, एक सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड, ठीक है। उसमें हम लोग नक्शा, बिल्डिंग का नक्शा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी आपको नक्शा बनाना है वो कंप्यूटर में बैठ के हम लोग सिखाते हैं कि कंप्यूटर में कैसे काम करना, कंप्यूटर में कैसे नक्शा बनाना है। क्योंकि और नक्शा बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, नापना होगा। किसी का घर का नक्शा बनाइएगा तो उसका जमीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई और लंबाई आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप एरिया निकालिएगा। फिर हम लोग क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको कितना रूम चाहिए, कितना बाथरूम चाहिए, कितना किचन चाहिए, उसके अनुसार से हम लोग फिर डिज़ाइन करेंगे। फिर हम लोग वास्तु देखते हैं, ठीक है। वास्तु दोस्त हम लोग का हिंदू धर्म में वास्तु को हम लोग बहुत मानते हैं, ठीक है। पूरा पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ठीक है। किचन किस कोना में होना चाहिए, बाथरूम। बहुत तो सीखे होंगे जरूर कि वो क्या है और क्यों है ना। तो जियोलॉजी क्या बताइएगा आप लोग, अब कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। क्यों जरूरी है? खनन के लिए। किसका खनन कर रहे हैं? धातु, वैसा धातु या वैसा वस्तु जो कि कंट्री और हमारे स्टेट या कंट्री या फिर लाभदायक हो। इससे क्या हो रहा है? इससे तो बेनिफिट हो रहा है ना आपको। ग्रेफाइट का माइनिंग हो रहा है तो पेंसिल बन रहा है, सोना का माइनिंग हो रहा है तो गोल्ड बन रहा है, सिल्वर का से सिल्वर हो रहा है, मिल रहा है ना आपको ये सब चीज़। तो ये इसलिए ज़रूरी है। और माइनिंग इंजीनियरिंग जब हम करते हैं तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है हमको, ताकि हमको उससे बेनिफिट मिले। झारखंड में आप जानते हैं कोयला बहुत है, कोयला बहुत है ना यहाँ। तो कोयला का माइनिंग होता है। आपको माइनिंग पता चला कैसे होता होगा? या फिर ड्रिल करेंगे, छेद करेंगे, उससे निकालेंगे, या तो खोद के निकालेंगे सरफेस से। तो इसके बारे में हमको पढ़ना रहता है। यही है चीज, माइनिंग इंजीनियरिंग में आप यही पढ़ते हैं कि कैसे उस चीज को करना है, निकालना है और हमको फायदा देना है। ठीक है। तो अब आपको कोई बोलेगा तो आप बताएंगे ना। रॉक्स कितने तरह का होता है? एक 3 तरह का रॉक होता है, मिनरल्स होता है वो। 3 तरह का रॉक्स है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक मतलब चेंज, वैसा रॉक जो चेंज होके बना है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक रहा होगा कभी वो, और वो जब चेंज हो जाता है। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिज्म होना मतलब सीधा सीधी चेंज हो जाना, बदल जाना। और वो बदलता क्यों है? जब उसमें दबाव लगता है, हीट लगता है, प्रेशर लगता है और कुछ तरल पदार्थ लगता होगा जिससे वो होता है। ठीक है, दैट्स इट, यही है। अब कोई बोलेगा तो बताइएगा ना, अर्थ में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कौन सा रॉक? सेडिमेंट्री ना सर, सेडिमेंट्री रॉक सबसे ज्यादा मिलेगा ना, बताया ना। 95% है अर्थ का जो क्रस्ट है, धरातल इलाका जो है पूरा पृथ्वी का, उसमें 95% है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आया? अब कोई पूछेगा तो बताएंगे ना कि हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा माइनिंग के बारे में, हम बता सकते हैं उसको। ठीक है। करियर की संभावना का अगर बात करते हैं तो आप माइनिंग इंजीनियरिंग जब कीजिएगा तब आप एक माइन इंजीनियरिंग करने से आप माइन इंजीनियर बन जाइएगा। फिर उसके ऊपर आप सीनियर इंजीनियर या ये बन सकते हैं, ठीक है, ओवरमैन बन सकते हैं, माइनिंग सरदार, बिल्कुल, इंस्पेक्टर। 3 साल का होता है ये। क्या योग्यताएं होंगी, कहाँ से किया जा सकता है? 10th के बाद कौन से कोर्स झारखंड में क्या 10th के बाद आपको डिप्लोमा लेना होगा या तो बीटेक करना होगा। तो जब 12 कीजिएगा, जैसा सर ने अभी सुबह बताया आपको, 12 कीजिएगा तब आपको बीटेक करना होगा। जब आप डिप्लोमा कीजिएगा तब आपको 10th से पढ़ना है, यही माइनिंग इंजीनियरिंग।
बिल्कुल होता है सर, आप जितना सोच सकते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा क्या है, माइनिंग का प्लेसमेंट यहाँ बहुत ज्यादा है। बहुत सारी कंपनीज है, BCCL है, गवर्नमेंट जॉब भी है, CCL भी है, BCCL भी है, भारत गैस भी है, सारा चीज है यहाँ झारखंड में। माइनिंग का यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षेत्र है झारखंड, तो यहाँ ऑब्वियस है कि माइनिंग का बहुत सारा कंपनीज, और या तो वो सरकारी होगी या तो प्राइवेट होगी, ढेर सारी होगी। और कौन सा जगह होगा माइनिंग वाला, कौन सा और स्टेट्स होगा जहाँ माइनिंग बहुत अच्छा होता होगा? स्टेट है सर, वो स्टेट नहीं है ना, बिल्कुल छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, ये सब ट्रेड आप कीजिएगा। जब आप माइनिंग पढ़िएगा तब आप ओवरमैन, फोरमैन, माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग सरदार, माइनिंग इंस्पेक्टर ये बन सकते हैं, है ना। और इसी तरह में आपको ऑयल भी मिलता है, पेट्रोल, तेल। अभी आप मैकेनिकल लैब में गए थे ना, सर पढ़ा रहे थे, है ना, तो तेल भी बनता है, सही है, ठीक है। जिस तरह कोयला बना है उसी तरह तेल भी बनता है और मिलता है और निकाला जाता है ड्रिल करके, अंडरग्राउंड छेदा करके निकाला जाता है बाहर, बिल्कुल। समुद्र से इसलिए निकालते हैं क्योंकि वहां पे हमको फॉसिल्स ज्यादा मिलता है। फॉसिल्स मतलब जब जानवर मर जाता है तो देखते हैं वो सड़ जाता है, वो पूरा बीच में जब सड़ जाता होगा तब वो पूरा मिट्टी के अंदर घुस जाता है, बाहर खत्म हो जाता है, उसका बस हड्डी बचता है। तो वो सब जब वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, उसी से तेल और कोयला बना हुआ है। कोयला बनने के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर, प्रेशर और हीट चाहिए, और ऑयल बनने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, और पानी होने का ज़रूरत है। पानी होगा तभी तो डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। यही प्रोसेस है समुद्र में, इसीलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ जीव जंतु, प्लांट, पेड़ पौधा, जीव जंतु मर जाता होगा तो वो नीचे बैठ जाता है और डिकम्पोज हो जाता है ना। आप कभी खेती करते होंगे तो देखते हैं ना, तो जानवर अगर मर गया तो क्या होता है, वो पूरा वहाँ से कुछ दिन के बाद उठ जाकर देखिएगा तो दिखेगा ही नहीं, आपको बस हड्डी दिखेगा, बाकी उसकी बॉडी पर। तो अर्थ भी जानते हैं खुद का, वो खुद अपने अर्थ भी मैग्नेट है, उसका फोर्स, ये बात जानते हैं। अर्थ में 3 लेयर्स बताया ना, वहाँ पर भी क्रस्ट होता है, सरफेस, मेंटल और कोर। कोर जो है वो सॉलिड है, पूरा ठोस है और मजबूत है, जिसके कारण अर्थ एक मैग्नेटिज्म फॉलो करता है, ठीक है। वो मैग्नेटिज्म से क्या होता है, आप चल नहीं पा रहे हैं इस वजह से। वो जब ग्रेविटी काम करती है, जब काम कर रही है, जो आपको दिखता नहीं है, ग्रेविटी आपको दिख रहा है क्या, तो ये तो कभी दिखेगा ही नहीं, इनविजिबल फोर्स है। आपको पता है ना, कोई ताकत आपको पकड़ के ही आप आज यहाँ खड़े हैं, आप चल पा रहे हैं, खड़े हैं, तो ये ताकत के बारे में पढ़ना ही ग्रेविटी है। ग्रेविटी आप पढ़ते हैं तो ये फिजिक्स में, ये फिजिक्स जो लैब है आपका, ये इसमें आप देखिए वहां पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, देखिए जो वर्नर कैलिपर वहां लिखा हुआ है, उससे आप बॉब का रेडियस निकालते हैं। एक बॉब होता है जो वहां पे देख रहे हैं, जो लटक रहा है पेंडुलम जैसा ना, उसका रेडियस निकालते हैं, ठीक है। क्यों निकालते हैं, क्योंकि वो ब्रास का बना हुआ होता है और उसका हम निकालते हैं डायमीटर से, डायमीटर और रेडियस निकालते हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़िएगा तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना होगा, तो आप फिजिक्स जब पढ़िएगा तब ये जानिएगा। बताया ही मैंने अभी जस्ट बताया कि न्यूटन था। तो
न्यूटन और भी ढेर सारा थ्योरी दिया है, जानते हैं। ये तो आप लोग अभी 9th के स्टूडेंट है, तो आप लोग अभी जानते होंगे। 11th के हैं? 10th 11th दोनों है। अच्छा 10th 11th दोनों है। तब तो आप ये जानते होंगे कि मोशन, गति क्या होती है? तय करना। तो इसका 3 लॉ है, जानते हैं? इसको भी न्यूटन ने बताया। इसका 3 लॉ है, जानते हैं? जानते होंगे बिल्कुल, फिजिक्स आपने पढ़ रहा भी होगा। 3 लॉ है, लॉ ऑफ मोशन 3 गो है। 3 लॉ है ना। एक क्या बताती है? पहली वाली इनर्शिया, बिल्कुल। तो वो क्या बताती है, बताइए? आप तो रेस्ट पे हैं, पर बस क्या है? आपको जो बाहर आप देखते हो खिड़की के पास, खिड़की के बाहर क्या दिखता है? सब लगता है ना मोशन पर है, पर वो है क्या? स्थिर है, स्टिल है। जहाँ पर वो आज है वहीं कल भी रहेगा, पर वो आपको दिखता है कि वो मोशन में चल रहा है। तो यही है इनर्शिया। जो बॉडी रेस्ट में रहेगा वो तब तक रेस्ट में रहता है जब तक पर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। आप पर कोई फोर्स लग रहा है अंदर से, तभी तो आप चल रहे हैं ना। कोई तो फोर्स काम कर रहा होगा ना आपके दिमाग में कि आपको चलना है, तब तो आप चल रहे हैं, ये सोचते हैं ना। और दूसरा मोमेंटम बताता है, मोमेंटम है = ma मास इनटू एक्सीलरेशन। और तीसरा किसी भी क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है। अब दीवार पे पंच मारिएगा तो जितना चोट दीवार को लगेगा उससे ज़्यादा चोट आपको भी लगेगा। वो नहीं हम बोल रहे हैं, देखिए वो रिपीट उतना ही देगा आपको भी, जितना आप लगाइएगा उतना आपको भी देगा। एक बॉक्सिंग बैग जो होता है, उस पर आप जितना ताकत से पंच मारिएगा वो रिटर्न बैक होकर आपको ही मारेगा। जितना ताकत आप लगाएंगे उतना ताकत वो भी लगाएगा उधर से, ठीक है। तो यही होता है, यही फिजिक्स है। और ये फिजिक्स का लैब है। ये सब जो आप देखिए ये इंस्ट्रूमेंट्स है, यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई डाउट? अब आप समझे तो बता दीजिएगा ना। तो ये बताइए। मैकेनिकल फिजिक्स एंड माइनिंग, रॉक्स, वही माइनिंग। वेट कीजिए यहाँ से, देखो दिख रहा लिक्विड जैसा है, इसको बोलते हैं स्पिरिट। ये कौन सा स्पिरिट है पता है? हम लोग सुई लगाने से पहले दवा करते हैं, व्हाइट कलर का स्पिरिट रहता है जो डॉक्टर देता है, ये वही है। हम लोग को क्या करना था, पहले इसको सेंटर में रखना होता है और इसको रखना आप पीछे देखो ये स्प्लिट जब अपनी लेवलिंग के लिए लेवलिंग करने के लिए पहले हम लोग को इक्विपमेंट लेवल करें, तभी हम जमीन लेवल करेंगे। क्योंकि हम इक्विपमेंट ऊंचा नीचा रहेगा तो हम लोग देखेंगे तो पता तो नहीं चलेगा कि सही है कि गलत है। तो इसलिए पहले हम लोग इसको इक्वल करने के लिए ये जो स्प्लिट बबल है ना, इसको बीच में लाते हैं इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पे लाएंगे और उसको यहाँ लाने के लिए इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं क्लैंप स्क्रू, ठीक है। दोनों हम लोग देखो उसके इसको लेवल बीच में करने के लिए हम क्लैंप स्क्रू का यूज करते हैं और इसको दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाते हैं। एक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एक को एंटी क्लॉक, मतलब दोनों को एक ही साइड इधर भी नहीं, एक ही साइड इधर भी नहीं, एक को इधर एक को इधर, एक को इधर एक को इधर, ठीक है। वैसे घुमा के हम लोग इसको बीच में लाएंगे। पहले बीच में लाने की कोशिश करते हैं, अगर आ जाए
लेवल आ रहा है धीरे धीरे। थोड़ा आ रहा है, ये भी आ रहा है ना। जैसे जैसे लेवल होते जाएगा ये अपनी जगह पर देखो। अब यहाँ तक ये घुमाना है, दोनों साथ में घुमाए जाते हैं। ज्यादा आगे कुछ ज्यादा आगे तो और आगे जाएगा, ये आगे नहीं है। देखो हम लोग आगे बीच में, अब हम लोग इसको घुमाएंगे ना तो ये आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को आगे पीछे घूमना भी होता है। एक बार इधर घुमाए, फिर हम लोग ये दोनों को छोड़ के इसको घुमाएंगे, ठीक है। इसको अकेले घुमाएंगे। एक दो फोटो ले लेना। देखो आगे हम लोग का बीच में। अब हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं लोग आई पीस, ठीक है। जिधर साइड से देखते हैं इसको आई पीस बोलते हैं, और यहाँ पे देखो इधर साइड से देखेंगे इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर पीस, ठीक है। अभी तो नहीं देखिए क्योंकि फोकस नहीं किया हुआ है, फोकस भी करना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा इसमें। चलिए अपने जगह पे जाइए, चलिए। हम लोग आए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें कि हम लोग को बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। या हम लोग रियल लाइफ से जितने भी चीज देखते हैं सब किसी न किसी रूप से सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। हम लोग घर में रहते हैं, घर कौन बनाता है? सिविल इंजीनियर बनाता है। घर पर हम लोग बोलते हैं राजमिस्त्री, लेकिन उसी को टेक्निकल टर्म हम लोग आ जाते हैं, उसको बोलते हैं सिविल इंजीनियर। ब्रिज बनाते हैं, कौन बनाता है? सिविल इंजीनियर। पुल बनाए, सिविल इंजीनियर। कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ भी छोटा सा घर से लेकर बड़ा बड़ा डैम तक सब बनाने वाला काम है सिविल इंजीनियर का। तो हम लोग घर में रहते हैं ना घर में, लेकिन हम लोग को क्या होता है कि जहाँ सब देखते हैं कि कुछ छोटा बहुत जमीन के लिए लड़ाई हो जाता है। लड़ाई क्यों होता है? जमीन का गलत नापी की वजह से। अगर जमीन कम है, आजकल कोई भी अपना जमीन छोड़ना नहीं चाहता, थोड़ा सा कम या ज्यादा जमीन हो जाता है तो बस लड़ाई शुरू हो जाती है। तो उसमें काम आता है सिविल इंजीनियरिंग का, और उसमें सर्वे डिपार्टमेंट का काम आता है, क्योंकि हम ही लोग का काम है ये पता करना कि जमीन कितना दूर तक किसका है, उसके आगे क्या है। हम लोग इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हम लोग पास दिखाए, चेन दिखाए, टेप दिखाए। हम लोग घर में 5 मीटर नापना होता है। कैसे करते हैं? अपने से तो कोई नहीं कर सकता, कोई इतना ही बड़ा 5 मीटर है, कोई इतना बड़ा 5 मीटर कर सकता है, कोई इतना बड़ा। लेकिन क्या हम लोग पास टेप है, टेप से नापते कि नहीं इतना बड़ा 5 मीटर है, तो हम लोग कहते हैं हाँ ये 5 मीटर है। तो एक छोटा छोटा इक्विपमेंट हम लोग पास छोटा छोटा इक्विपमेंट है, 5 चेन है, टेप है, और फिर एडवांस लेवल पे आते हैं हम लोग पास थियोडोलाइट होता है, जिसको कि यूनिवर्सल मशीन कहते हैं। थियोडोलाइट से हम लोग हर वो छोटा और बड़ा काम कर सकते हैं, जिससे कि बाकी इससे हम लोग करते हैं। और इसमें स्कोप सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारा स्कोप है। जैसे कि आप आए अमीन बनना चाहते हैं, बहुत लोग आते हैं घर तक अमीन होते हैं, वो बनते हैं। जेई का नाम सुनेंगे आप लोग शायद नहीं, जूनियर इंजीनियर बोलते हैं उसको। घर तरफ अगर हम लोग कुछ बनाते हैं ना ब्लॉक में या डोभा तो पास करवाते हैं कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग को जूनियर इंजीनियर साइन करवाना होता है। या तो फिर बड़ा बड़ा टेंडर पास करवाता है, रोड बनवाना है या फिर ब्रिज बनवाना है, पुल बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, तो उसके लिए हम लोग को जूनियर इंजीनियर का हेल्प लेना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग जूनियर इंजीनियर से ऊपर आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर आते हैं कि वो, फिर उसके ऊपर आते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते हैं, और इसी तरह से हम लोग का बढ़ते आता है लेवल लेकर के। जैसे हम लोग पुलिस में आते हैं ना, सबसे पहले कांस्टेबल होता है, एक्सपीरियंस से होता है, ठीक है। लेवल अप आपका होते जाएगा एक्सपीरियंस होगा, या तो डायरेक्ट ऊपर लेवल का भी एग्जाम क्वालिफाई करके जरूरत पड़ेगा
माइनिंग करने के लिए भी सिविल इंजीनियर चाहिए होगा। वो कैसे करना है कौन बताएगा? अभी अंडरग्राउंड माइन करना है, माइन में रास्ता बनाना है, ये बनाना है, तो वो तो एक सिविल इंजीनियर ही बता पाएगा ना। वो तो आप नहीं बता पाइएगा, आप तो तरीका बोल दीजिएगा कि ऐसे होता है। ऐसे कर सकते, लेकिन जगह तो हम ही बताएंगे। आप एक तरीका बता दीजिएगा कि ऐसे होता है, ये करना है, इस तरह से बनाइए। लेकिन वो बनाएगा तो एक आपको उसके लिए तो मदद एक चाहिए होगा सिविल इंजीनियर का ही। वही ना आके बताएगा कि ऐसा अंडरग्राउंड बनाइए, इस तरह का पाइपिंग दीजिए, इस तरह का पिलर्स दीजिए, इस तरह से आपका माइन जो है वो परमानेंटली चल सकेगा। अगर आप ये नहीं कीजिएगा, वुडन का स्ट्रक्चर दीजिए, रूफ पे रूफ टॉप कीजिए, या फिर जो भी है आपका रूफ टॉप करना होगा या ये करना होगा, तो वो तो एक सिविल ही बताएगा ना। वो तो आप नहीं बता सकिएगा, आप तरीका बता सकते हैं कि ऐसे करते हैं, ऐसे करने से हमको थोड़ा सा नुकसान कम होगा, ये कम होगा। तो लेकिन उसके लिए तो हमको एक सिविल इंजीनियर चाहिए। तो सब जो ब्रांच है आपका जितना भी है वो इंटरकनेक्टेड है, सब लिंक्ड है एक दूसरे से। वही एक माइन में मशीनरी के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए ना। मैकेनिकल ब्रांच का एक बंदा तो चाहिए होगा आपको, एक लड़का जो कि मशीन्स को अच्छा से ऑपरेट करे। और आपको माइनिंग के लिए सर्वे करना होगा तो उसके लिए सिविल इंजीनियर चाहिए। और इलेक्ट्रिकल मशीन्स में कुछ खराबी होगा तो कौन बनाएगा? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए। तो हर एक ब्रांच अपने अपने ब्रांच से इंटरकनेक्टेड है सारा कुछ जितना भी है। जब आप सॉफ्टवेयर चलाइएगा, जब आप एक काम कर रहे हैं, हर एक काम तो आदमी खुद से नहीं कर सकता है, कर सकते हैं। हम आपको एक सर्वे करने दे देंगे कि 5000 किलोमीटर का एरिया है, इसको आप सर्वे कर दीजिए। तो आप ऑब्वियस है कि आप चल के तो नहीं जाइएगा, जा सकते हैं 5000 किलोमीटर चल के एक एक एरिया को पता कर पाएंगे? तो उसके लिए हम सैटेलाइट का मदद लेते हैं, जिसके लिए हमको एक अच्छा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसको सर्वेयर को माइट भी वो हो सकता है वो सिविल इंजीनियर हो सकता है वो कंप्यूटर इंजीनियर हो, माइट भी कोई भी हो सकता है ना। यही दोनों तो हमको ये बता पाएंगे ना। कौन बताएगा ये बात कि वो सर्वे हम कर देंगे और ये आप सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं? ये काम तो एक सॉफ्टवेयर चलाने वाला ही बता सकता है, या तो वो सिविल का होगा या तो वो फिर कंप्यूटर का होगा, है ना। ये तो एक जाना हुआ समझा हुआ बात है कि आप 5000 किलोमीटर तो चल के नहीं जा सकते हैं देखने के लिए, नहीं ना। तो उसके लिए तो हमें चाहिए एक बंदा जो काफ़ी स्पेशलाइज्ड हो इस ब्रांच पर। तो इसीलिए हम एक या तो सिविल इंजीनियर लेते हैं या तो हम कंप्यूटर का इंजीनियर लेते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को चला सके। ठीक है, तब आपका कोई क्वेरी है तो बताइए। नहीं पूछा उससे किसी का कोई क्वेरी है, कोई मतलब किसी का कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं, ऐसा बंदा चाहिए जो सॉफ्टवेयर बनाता हो और जिसको चलाने आता हो। एक आदमी तो हमको चाहिए ना जो कि हमारा ये काम कर दे। आप 5000 किलोमीटर तो आप चलिएगा नहीं, ये काम आपका सॉफ्टवेयर कर देगा। तो वो बनाने वाला तो आदमी एक चाहिए जो वो सॉफ्टवेयर बना दे। वो तो बनाने वाला एक आदमी होगा ना कि जो वो बनाएगा, जो हम फिजिकली जाके नहीं कर सकते हैं, वो एक सैटेलाइट के द्वारा हमको वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो हम तक डिलीवर करने वाला। तो एक कंप्यूटर का बंदा होगा जरूर, कंप्यूटर में काफ़ी स्पेशलाइज्ड होगा ना। तो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का लड़का होगा जरूर, ऑब्वियस। तो ये ऐप तो किसी ने बनाया होगा ना, किसी ने तो बनाया होगा ये। आप जब सुनते हैं ना कोडिंग करते हैं, कोडिंग सुनते हैं ना कि वो बंदा कोडर है, वो कोडर है, वो लड़का कोडर है। तो वो क्या करता है? कंप्यूटर में कोडिंग करता है जो उनको वो चाहिए, जो चीज़। जैसा कि आप गूगल से क्या करते हैं? गूगल क्या है? सर्च इंजन है, उसमें हर चीज़ मिल जाता है। क्यों? उसमें एक तो सर्वर होगा ना, कहीं तो उसका डेटा स्टोर होता होगा। आप सर्च कर रहे हैं, आपका नाम, आप गूगल अकाउंट बनाते हैं, जैसे आपका नाम होगा ABC मान लेते हैं, इनका नाम XYZ होगा। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करता है गूगल? उसका एल्गोरिदम्स कुछ अलग है, तब ना वो आपको पहचान पता, अच्छा आपका नाम ये है
आप ABC हो, अच्छा ये आप XY हो, आप Z हो, वो कैसे जानता है? वो जानता है अपने एल्गोरिदम से। तो वो एल्गोरिदम बनाने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है बेसिकली, ठीक है। वही रैप अप करता है, वही बताता है, वही बनाता है। वो एक चीज़ को सर्वर में फीड करता है, ठीक है। जब सर्वर में फीड हो गया तब आप जो भी अपना डेटा दीजिएगा उसको, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेव हो जाएगा जाकर, ठीक है। वही डेटा सेव हो जाता है। उसी से जब डेटा आपका सेव हो गया तब कंप्यूटर और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आप जान पाता, अच्छा आप ये है, अच्छा आप वो हो, अच्छा आप XY हो, अच्छा आप AB हो। तब वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि हमको क्या खोजना है। और वही सर्च इंजन जब काम करता है सर्वर में, तब आपको आपका जो मैसेज आप टाइप करते हो तो वो डिलीवर करता है, क्योंकि उसका ब्रेन कहीं और बैठा हुआ होता है, वो खोज के देता है। आप टाइप करते हो तो कौन खोज के देता है? ऑब्वियस है, कंप्यूटर का तो खुद का ब्रेन कौन होता है, इतना तो जानते होंगे। CPU ब्रेन है उसका। तो गूगल का भी तो कोई ब्रेन होगा, गूगल खुद ही ब्रेन तो नहीं है, ऑब्वियस है। उसका भी कहीं ब्रेन होगा, कहीं तो कोई सर्वर बना के रखा होगा जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होगा, जहाँ पे सारा उसका रखा हुआ होगा, सारा चीज़ उसका दिमाग, ठीक है। तो यही आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जब आप पढ़िएगा, जब आप कीजिएगा, आपको स्कोप, आप सबको अब लग रहा होगा कि स्कोप क्या होगा इसमें। तो इसमें स्कोप यही है कि आप जब पढ़िएगा तो आप ऐप बनाइएगा। अगर आपने जैसे पढ़ा है मेटा फेसबुक जो है, किसने बनाया उसको? वो कौन था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट था, स्टूडेंट था, उसने कोडिंग किया, एक ऐसा ऐप बना दिया। आज सब कनेक्टेड हैं उससे। तो आप जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़िएगा, जब आप कीजिएगा तो मिलेगा, आप सीखिएगा और आप समझिएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। श्री झारखंड नाथ प्लस 2 उच्च विद्यालय के बच्चों के द्वारा आज औद्योगिक भ्रमण किया गया और ये सारे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं और इन लोगों ने काफ़ी विभिन्न ट्रेडों में जानकारी हासिल किया कि किस प्रकार से हम आगे करियर की उड़ान भर सकते हैं, क्या क्या हम लोग स्कोप है हमारे लिए। तो इस स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल हैं विपिन कुमार सर, इनसे हम जानकारी हासिल करेंगे कि हमारे जो बच्चे आज औद्योगिक भ्रमण में आए हैं उन्हें किस प्रकार से आगे करियर को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आज जैसे शुरुआत में हमने बच्चों को सबसे पहले इस कॉलेज के बारे में बताया कि ये कॉलेज एक्चुअली क्या है, कॉलेज में किन विभिन्न ट्रेडों में पढ़ाई होती है और आगे का क्या स्कोप हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे कॉलेज में जैसा कि बताया गया था कि हमारे पास पॉलिटेक्निक, BBA BCA जिसको IT मैनेजमेंट बोलते हैं और ITI की पढ़ाई होती है। पॉलिटेक्निक में हमारे यहाँ 5 ट्रेड है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है। तो इसमें सारे ट्रेड के बारे में विस्तार से इन लोग को बताया गया है और इनको बारी बारी से हमारे यहाँ कॉलेज में 27 लैब है, जिसमें सारे इस लैब में इनको ले जाया गया है। वहाँ पर हमारे जो उनके लैब इंस्ट्रक्टर थे और लैब के जो एक्सपर्ट थे वहाँ रहे और सारे बच्चों को वो चीज़ को बताया गया और उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको भी दूर किया गया। और सबसे पहले ये भी बताया गया कि इस कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इस कॉलेज से आप कैसे यहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है आगे, किसी भी चीज़ में आप स्किल्ड होकर आके आपको यहाँ से प्लेसमेंट भी यहीं से मिलेगी। और जहाँ भी ये भी बताया गया कि यहाँ कभी भी फीस आपकी बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे का स्कॉलरशिप की योजना है जिससे आप फीस ना आपकी कोई बाधा बनेगी और इससे आप लाभान्वित भी हो पाएंगे। जैसे कि बच्चों के मन में ये हमेशा जिज्ञासा रहती है कि 9 और 10 के बाद क्या, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। देखिए, तो किस तरह की क्यूरियोसिटी देखने को मिली बच्चों के द्वारा, क्या क्वेरी की गई? देखिए, अभी सबसे पहले बात होती है कि हाँ, ये जो हमारा कोर्स है ज़्यादातर स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्स है। जब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे आपको किसी भी तरह का जॉब मिलना कितना मुश्किल, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ जो कोर्सेज है जैसे पॉलिटेक्निक है, तो इसमें मिनिमम आपको 10th पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मिनिमम 10th पास इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो AICTE का नॉर्म्स है उसमें 10th क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आप 12th कर लेते हैं तो आपके पास डिप्लोमा प्लस BBA और BCA का भी स्कोप हो सकता है। 9th और 11th का ऐसा स्कोप अभी नहीं है, लेकिन अगर 11th है मतलब बच्ची 10वें पास है तो 10वां पास के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कम से कम उनको 9वां से 10वीं में आ जाने के बाद जब तक वो 10वीं पास कर जाते हैं तभी हमारे यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। ये सबसे बड़ी एक रुकावट हो जाती है 9वीं पास बच्चों के लिए, लेकिन 10वां पास अगर हो जाते हैं वो तो उसका आगे का सारा रास्ता खुल जाएगा उनका। एक बात है, ये मैं जानना चाहेंगे, जो छात्र भी जानना चाहते हैं कि 10वीं के बाद कौन कौन से कोर्सेज आपके यहाँ उपलब्ध है और 12वीं के बाद कौन कौन से कोर्सेज उपलब्ध है, इसके बारे में बताएं। 10वीं के बाद हमारे पास 5 ट्रेड है।
पॉलिटेक्निक एक कोर्स है उसके अंदर 5 ट्रेड है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल और माइनिंग इंजीनियरिंग। इसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है हमारे। तो टोटल 5 ट्रेड है। तो 5 ट्रेड में आप 10th पास में मिनिमम 45% के साथ आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर 45% है तो आप एलिजिबल हैं, आपका डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। एक और है कि आप झारखंड जो हमारा JCECB बोर्ड है, इसके द्वारा भी आप हमारे यहाँ पर एग्जामिनेशन करवाती है बोर्ड, आप उसके द्वारा भी एग्जामिनेशन को फेस करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपको यह होगा कि आपको एक TFW कोटा मिलेगा, जिसके अंदर आपको फीस में कुछ छूट रियायत मिलेगी। एक यही फ़ायदा होता है, नहीं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। 12वीं पास करने में, 12वीं में अगर आपके पास साइंस है, मैथ, तो ही आप डिप्लोमा में ले सकते हैं। नहीं तो हमारे पास 12वीं में अगर आर्ट्स है, कॉमर्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, तो आप इसके आधार पर आपका BBA और BCA में बहुत ही आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा। आप डायरेक्ट एडमिशन, जी, BBA मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं हमारे कॉलेज में आके। इसके अलावा एक और कोर्स है ITI, लेकिन उसके लिए 10वीं पास भी उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको एक और बात बतानी रही है, इसके हमारे यहाँ भारत सरकार का अपना एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स हमारे यहाँ चलता है, जिसको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में NILET। NILET में क्या है कि इसमें जो भी हमारे बच्चे हैं जिनको भी स्किल डेवलपमेंट किसी पार्टिकुलर कोर्स में करना है, उसके अंदर भी 3 कोर्स है। इसमें कंप्यूटर का एडवांस डिप्लोमा है, सोलर एलईडी का है और डेटा एंट्री कोर्स है। वो सारे बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनको ये सुविधा मुफ्त में मिली हुई है। इसमें जो भी बच्चे यहाँ के लोकल हैं उनको एडमिशन यहाँ मिल जाता है यहाँ पर। जी, ओके, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे बच्चों को बताया है, और उम्मीद करते हैं जो बच्चे ये आज के इस औद्योगिक भ्रमण में आए हैं और उन्हें ये काफ़ी जानकारी हासिल हुई होगी, और अपने करियर को एक किस प्रकार ले जाना है, किस आधार पे मुड़ना है, किस दिशा में ले जाना है, ये उन्हें अच्छी तरीके से समझ हुई होगी। तो बाकी सारे बच्चों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय दिया, अपने कॉलेज के स्टाफ ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और हमारे बच्चों को एक मार्गदर्शन प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इसी तरह उम्मीद करेंगे आगे भी इसी तरह के पीछा करेंगे और आगे भी इसी तरह का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ऑन करो। जैसा कि हम सभी औद्योगिक भ्रमण में झारखंड श्री झारखंड +2 स्कूल के बच्चे शामिल थे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बच्चे काफ़ी कुछ सीखे जा करके, और हमारे साथ विक्रम सर भी हैं, और इनके निर्देशन में सारे बच्चों ने देखा और विभिन्न ट्रेड के बारे में जानकारियाँ हासिल किया है। तो जानते हैं विक्रम सर से कि इन बच्चों को उस विद्यालय, उस कॉलेज के माध्यम से किन किन ट्रेड के बारे में जानकारी दी गई और बच्चे कितना सीख पाए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी। बताएं कि आज किन किन ट्रेड के बारे में जानकारी दी गई बच्चों को। हाँ, नमस्कार सर। और सर, जैसे कि 2 ट्रेड को लाया गया था सर, एक ऑटोमोबाइल और दूसरा ITS सर। तो ये दोनों बच्चों को लाया गया था सर। इसमें यहाँ पे इन लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर। जैसे हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले IT सब्जेक्ट का सर। तो IT के जो बच्चे हैं सर, उन लोग को यहाँ देखने को मिला सर कि अगर हम 10 या 12 के बाद अगर हम IT में अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं सर। तो यही सब बताया गया सर। जैसे अगर आप जो बच्चे अगर 10 या 12 करने के बाद अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं, तो IT के क्षेत्र में क्या क्या है सर। सर IT के क्षेत्र में जैसे अपना खुद का शॉप खोल सकते हैं सर। जैसे में हो गया BC सेंटर, पैसे निकासी और जमा करने का, और दूसरा सर ऑनलाइन फॉर्म भरने का सर। क्या हम कंप्यूटर में आजकल सारा कंप्यूटराइज हो गया है, तो कोई भी फॉर्म कैसे भर सकते हैं सर। तो बच्चों ने ये देखा कि हम कैसे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो और भी सर, अगर जो बच्चे अगर कुछ कंपनी में जाना चाहते हैं सर, अगर कोई कंपनी में, तो कंपनी में कैसे वर्क करना है, इसी के बारे में सर डिटेल से दिखाया गया कि कंपनी में जो 9-10 के बच्चे थे सर, उसको डोमेस्टिक डेटा एंट्री करने के लिए किस तरह से किया जाता है हमें, तो एक्सेल शीट पे बताया गया सर। और जो 11-12 के बच्चे थे सर, उसको कोडिंग के बारे में बताया गया कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो HTML पे बताया गया कि आप इस पर कोडिंग कर सकते हैं सर। इसके अलावा माइनिंग हो गया, माइनिंग के क्षेत्र में कर सकते हैं। इसके अलावा आप अमीन बन सकते हैं। ये सब चीज़ें बताया था, बच्चों में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिला। बिल्कुल और बच्चे ये जानने की कोशिश की कि 10वीं के बाद हम किस प्रकार करियर बना सकते हैं। वहाँ के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने भी बताया कि 10वीं के बाद आप अमीन बन सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, 12th के बाद भी वो इन सब ट्रेड को ले सकते हैं। तो काफ़ी जिज्ञासाएँ थी उन लोगों के बच्चों के मन में, जिज्ञासा थी कि
इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो विशेषज्ञों के बारे में ये भी बताया गया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारा स्कॉलरशिप मिलता है और अगर आप बेहतर कार्य करते हैं, बेहतर रिजल्ट लाते हैं 10वीं पास करके, तो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हम लोग मुफ्त में नामांकन भी करवाएंगे। तो कहीं सारे बच्चे का जो संकोच था, जो इन सब चीज़ों के लेकर व्याधियाँ थी मन में, वो सारी दूर की गई। बच्चे अब आपके स्कूल में ये बच्चे वापस जाएंगे तो क्या परिवर्तन आप पाएंगे, इसके बारे में बताएं। सर बच्चे यहाँ अमीन के बारे में भी देखें कि किस प्रकार से अगर ज़मीन का, क्योंकि गांव से रिलेटेड है, सब बच्चे किसान क्षेत्र से ही आते हैं, तो अमीन का भी जानना ज़रूरी है। तो बच्चों लोग ने काफ़ी उत्सुकता से देखा कि अमीन के बारे में किस तरह से क्या किया जाता है, नहीं किया जाता सर। तो यहाँ आने के बाद बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर कि हमें हर एक क्षेत्र का नॉलेज रखना है सर। अगर हम IT रखे हैं तो उसके साथ साथ हमें अमीन का भी क्या है, कैसे किया जाता है सर। तो बच्चों लोग को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर। बिल्कुल कि 10वीं और 12वीं के बाद अपने अगर बच्चे बोझ ना बने अपने माता पिता को, लेकर 10वीं 12वीं के बाद ही वो एक व्यावसायिक कोर्स करने के पश्चात वो रोजगार का साधन अपना सकते हैं। अगर वो हुनर है, अगर टैलेंट है उसमें, अगर प्रतिभा है कुछ करने की, तो निश्चित रूप से इन सब ट्रेड को अपना करके भी अपने रोजगार को एक नया आयाम दे सकते हैं। क्योंकि नौकरियां काफ़ी सीमित हैं और ऐसे में एक विकल्प तलाशने की आवश्यकता है कि किन विकल्पों को तलाश करके हम अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं, रोजगार सृजन कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर रह करके हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं। तो ये थे हमारे विक्रम सर जो बता रहे थे कि किस प्रकार से जानकारियाँ हमारे बच्चों ने किया और वहाँ के विशेषज्ञ क्या क्या सवाल उन्होंने किया। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे वहाँ पर गए हैं वो काफ़ी इससे लाभान्वित होंगे और उन्हें करियर का एक राह लिखा होगा कि हमें किस और जाना है और किस प्रकार की चुनौतियों से हमें सामना करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है ये जानकारी के लिए। अब हम कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये बच्चे जो इंस्टीट्यूट में गए, सुभाष पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में गए, तो वहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने जाना, क्या क्या देखा, अब उनकी जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कौन बच्चे ये बताना। आइए कुछ बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने व्यावसायिक भ्रमण के दौरान किन किन ट्रेड के बारे में जाना और क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमारे बीच हैं विद्यालय के प्रधानमंत्री निशु कुमारी, इनसे बातचीत करेंगे। बताइए निशु कुमारी जी, आपने क्या क्या सीखा। हम लोग सबसे पहले वहाँ गए, वहाँ कंप्यूटर लैब गए, कंप्यूटर लैब में फिर सीखे IT के बारे में, कोडिंग। वहाँ के टीचर ने बताया कोडिंग क्या होता है। कोडिंग के माध्यम से हम लैंग्वेज C लेके हम कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें स्केच कर सकते हैं, उसको फीडबैक कर सकते हैं। उसमें ना बहुत वैकेंसी जॉब बहुत है। एक्सेल पे काम करने के लिए मतलब बेरोजगार नहीं रह सकते। और आपने इसके अलावा क्या क्या देखा। चलिए बनने के अन्य छात्रा से जानते हैं, 11वीं की छात्रा प्रीति कुमारी से जानते हैं कि इन्होंने सुभाष क्या क्या सीखा। तो बताओ आपने क्या क्या सीखा है। सर हम लोग वहाँ पे सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज गए थे और वहाँ पे हम लोगों को बताया गया कि कैसे आप अपने मतलब अगर आपको कोई भी अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो आप अपने खुद का व्यवसाय कैसे कर सकते हैं। वहाँ पे ये भी बताया गया कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखे। वहाँ पे बताया गया कि 10th के बाद भी आपके पास कौन कौन सा स्कोप हो सकता है। और जैसे वहाँ पे बताया गया सिविल इंजीनियर के बारे में बताया गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बताया गया और माइनिंग के बारे में बताया गया कि कैसे माइनिंग के थ्रू हम लोगों मतलब सिर हो गया। हमारे बीच एक और छात्रा 9वीं क्लास के छात्र प्रकाश कुमार से बातचीत करते हैं। बताइए अपने जाकर के व्यवसायिक भ्रमण के दौरान क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा। मैं प्रकाश कुमार मंडल क्लास 9वीं की छात्र। हम यौदे भ्रमण के लिए गिरिडीह सुभाष कॉलेज गए थे। वहाँ हमने सीखा देखा कि हमें अपने जीवन मतलब बेरोजगार नहीं रह सकते हैं कॉलेज के माध्यम से, जैसे IT और बहुत सारे कोर्स, माइनिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन और इन सब ट्रेड के बारे में आपने जानने की कोशिश किया कि आपने जानने की कोशिश किया कि
क्या क्या इन 10वीं के Civil बाद हम engineering। क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, क्या क्या कोर्स में आपको इंटरेस्ट रहेगा, आगे जा करके आप क्या करना चाहेंगे, आप अपने करियर में क्या करना चाहेंगे, कुछ क्या करना चाहेंगे, कोई दिशा प्रदान किया गया है इसके माध्यम से? ये सब माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 10वीं और 12वीं के बाद ये सब हम कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, माइनिंग सरदार, ये सब के हम कोई जॉब कर सकते हैं, बेरोजगार नहीं रहेंगे ये सब करने से। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। लोगों की बातों से ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने व्यवसायिक भ्रमण के दौरान व्यवसायिक कोर्स के बारे में जानने की कोशिश किया और उन्होंने जानने की कोशिश किया कि 10वीं और 12वीं के बाद भी हमारे पास करियर की अहम संभावनाएं या अपने जो माता पिता जब तक नहीं बनेंगे तब तक समाज और देश सशक्त नहीं पाएगा। इसलिए सशक्त होने के दृष्टिकोण से हमारे जो युवा हैं वो काफ़ी प्रतिबद्ध हैं और अपने रोजगार से जोड़ने के लिए जा करके अपने कैरियर की नई ऊंचाइयों को छू सके और कुछ नए भारत को लिख सके, अपने जीवन यात्रा में अपने विकास को एक बेहतर आयाम दे सके।